हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। और गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। ये वाला चैप्टर मैं स्पेसिफिकली सीएमए फाइनल वालों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको पता है क्योंकि आपके पेपर में लॉ के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस 15 मार्क्स का आता है, 15 नंबर का आता है। और जनरली क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर किसी के कोर्स में, सीएस वालों के कोर्स में भी है, सीए वालों के कोर्स में भी है, लेकिन ना सबको ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। तो नॉर्मली क्या होता है, जिस कंपनी लॉ के सेक्शंस होते हैं मैं उसमें अपनी वर्डिंग्स डालता हूँ, एनालिसिस डालता हूँ, चीजें अलग करता हूँ। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप उसी की वर्डिंग लिखो, मतलब उसी के लिए जो उन्होंने वर्डिंग पेश करी है मॉड्यूल में वैसे ही लिखो। इसलिए मैंने उसकी वर्डिंग के अंदर कोई चेंज नहीं करा है, एज इट इज वर्डिंग डाली है इसके अंदर मैंने, ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे। और इस वाले लेक्चर को हम लोग यूट्यूब पे भी डाल देंगे, मैं इसका एक पार्ट तो यूट्यूब पे डाल ही दूंगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, ऑल्दो तुम्हारे सीएमए फाइनल के मॉड्यूल में बहुत सारी गलतियां भी हैं जो मैं साथ साथ ठीक कराता चलूंगा। हाँ, भगवान जाने इनको सजेशंस देने पड़ेंगे, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे को साथ ठीक कराता चलूंगा। स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो पहला एक क्वेश्चन आता है, तुम्हारे पता है 15 नंबर की वेटेज है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसी डाली जो आउटडेटेड है, आज के इंडस्ट्री में चलती ही नहीं, जिसका कोई लेन देन ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत सीधी सी भाषा में अगर मैं बोलूं ना, बहुत सीधी सी भाषा में, तो द टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है टू गवर्न द कॉर्पोरेट बॉडी, टू गवर्न द corporate body in good and ethical manner, good and ethical manner। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, कंपनी को गुड एंड एथिकल मैनर में चलाना। एथिक्स समझ आता है ना, एथिक्स मींस सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, संस्कार। और ये एथिक्स जो होते हैं इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे एग्जांपल, हमारे माँ बाप ने हमारे को बचपन से सिखाया था चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, करेक्ट। अगर हम ये चीजें नहीं कर, अगर हम ये चीजें करते हैं तो वो अनएथिकल है, और अगर हम नहीं करते तो एथिकल है। मतलब अगर हम गलत काम नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, तो हम एथिकल काम कर रहे हैं, और अगर हम चोरी करते, झूठ बोलते हैं तो अनएथिकल है। लेकिन अगर किसी के पापा ही चोर है, किसी का बाप ही चोर है, और उसने अपने बेटे को बोला जा बेटा चोरी करके आ, तो उनके लिए वो चीज एथिकल है, क्योंकि उनके संस्कारों में ये चीज सिखाई गई है। इसका मतलब एथिक्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब कहते हैं टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, कंपनी को गुड एंड एथिकल मैनर में चलाना, अच्छे तरीके से एथिकल मैनर में चलाना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप जानो तो आप लोग जान सकते हो, नारायण मूर्ति जी हो गए, रतन टाटा जी हो गए, ये लोग बहुत फेमस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। कुमार मंगलम बिरला जी हो गए। आपको पता है बहुत फेमस एग्जांपल, अगर आप लोगों को पता हो, अजीम प्रेम जी हो गए। आप लोगों को पता हो, बहुत पहले जब मोदी जी आए थे तो उनका एक ड्रीम था क्लीन इंडिया वाला, और उसके अंदर उन्होंने बोला था कि हर गांव के अंदर, हर विलेज के अंदर टॉयलेट बनवाया जाएगा, अगर ये बात याद हो। तो रतन टाटा जी की स्टेटमेंट थी कि जितना पैसा लगेगा हम देंगे, टॉयलेट बनवाओ। इसका मतलब क्या है कि उनको किसी ने फोर्स नहीं करा, वो खुद कर रहे हैं, अपने आप को वो खुद गवर्न कर रहे हैं, सेल्फ गवर्न कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे को अपनी कंट्री का भला करना चाहिए। ऑल्दो वो बहुत सारी डोनेशंस देते रहते हैं, आए दिन देते रहते हैं, और हम वो चर्चा में ही रहते हैं आए दिन। आपने एक चीज और देखी होगी, जब ये जो बहुत सारे एक्ट हैं लेबर लॉस के अंदर, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वर्कमैन्स एक्ट, मजदूरों को इतना पैसा देना है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, इतना पैसा देना है, कंपनसेशन अगर कुछ गलत होता है तो देना है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मींस कोई वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको इतना देना है। पता है जब ये इंडिया में एक्ट आए भी नहीं थे, तब भी रतन टाटा और ही अपने एम्प्लॉइज को वो बेनिफिट देते थे। इसको हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। एक चीज होती है, जब लॉ आ गया तो लॉ आने के बाद तो दुनिया गवर्न हो रही है, वो तो डंडा पड़ जाता है सर के ऊपर कि फॉलो करना है। एक्चुअल सेल्फ गवर्नेंस तो वो है कि आप बिना लॉ के भी उस चीज को फॉलो कर रहे हो, दैट इज सेल्फ गवर्नेंस। वो अलग बात है कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो सेल्फ गवर्न होते हैं। और अगर आप देखो तो, अगर आप रतन टाटा जी की हमेशा मैं खूबी पसंद करता हूं इस चीजों को लेके, कि जिन चीजों को लेके लॉ नहीं भी होता ना, वो उन चीजों के बेनिफिट भी एम्प्लॉइज की मजबूरी समझकर देते हैं।
मतलब अगर कोई वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम पे 3 महीने के लिए जा रही है तो उसके लिए लॉज बने हुए हैं, उसको वेजेस मिलने चाहिए। लेकिन जब लॉ नहीं भी हुआ करते थे वो तब भी दिया करते थे। सेम एक मजदूर को इतना टाइम मिलना चाहिए, इतने टाइम ही काम करवाना, इससे ज्यादा काम नहीं कराना, फैक्ट्रीज एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा है। तो वो वर्क ड्यूरेशंस वो पहले भी फॉलो किया करते थे जब ये एक्ट थे भी नहीं। तो कोई चीज जब नहीं है तब भी आप फॉलो कर रहे हो, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि आप अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से चला रहे हो। अब और अच्छे तरीके से चलाने का तो मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना यार, मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट का ना बहुत बुरा हाल है। आपको पता है, कभी आपने सुना हो टैनरी इंडस्ट्रीज? टैनरी इंडस्ट्रीज कभी सुना है इसके बारे में? टैनरी इंडस्ट्रीज वो होती है जहां पे एनिमल्स की स्किन काट के लेदर बनाया जाता है। और कहा जाता है कि द वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम टैनरी इंडस्ट्रीज 10 टाइम्स मोर नॉक्सियस देन नॉर्मल सीवेज वाटर। इस लाइन का मतलब समझो, वाटर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मीन जो पानी टैनरी इंडस्ट्री से निकलता है जहां पे चक्कर के एनिमल्स की स्किन काट के जब वो लेदर बनाया जाता है तो उसको बार बार धोया जाता है, तो वो जब पानी निकलता है लोग कहते हैं कि वो 10 टाइम्स ज्यादा नॉक्सियस, नॉक्सियस मीन डेंजरस है देन नॉर्मल सीवेज वाटर। मतलब जो गटर का पानी है ना वो उससे भी 10 टाइम्स ज्यादा डेंजरस है। और ज्यादातर जो टैनरी इंडस्ट्रीज बनी है वो कानपुर की साइड में बनी हुई है, गंगा रिवर के पास। कानपुर से आपको पता है गंगा रिवर टच करती है, टैनरी इंडस्ट्रीज वहां बनी हुई है। ज्यादातर ये लोग इंडस्ट्रीज बनाते ही वहां रिवर के पास, ताकि वो गंदा पानी सारा वाटर में डिस्चार्ज कर दें। अच्छा, वाटर में छोड़ दें, रिवर्स के अंदर छोड़ दें सारा का सारा पानी, हर किसी को अपना प्रॉफिट दिखता है। आप ये नहीं सोचते कि वो इतना डेंजरस पानी है तो जो पानी में लिविंग इंहेबिटेंट्स हैं, फिशेज हैं और भी कोई चीजें हैं, वो सब मर जाएंगे, पानी पीने लायक नहीं रहेगा। हालात देखते जाओ, हर बंदे को अपना प्रॉफिट चाहिए। इंडिया में उनके लिए एक रूल आया है कि जो भी कंपनियां ऐसे काम करती हैं उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? जो उस पानी को क्लीन करके रिवर में छोड़ेगा। लेकिन नहीं, वो 2-2 करोड़ रुपए के प्लांट है तो लोग लगवाते नहीं। उनके ऊपर केस हुआ, एमसी मेहता का केस हुआ था एक बहुत फेमस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गंगा इंडस्ट्री केस, टैनरी इंडस्ट्रीज केस, बहुत सारे केस हुए उनके ऊपर। लेकिन बाज नहीं आते इंडस्ट्रीज, सेटिंग कर लेते हैं। आपको पता है हमारे इंडिया में नहीं बोलना चाहिए, करप्शन बहुत है, तो आपको पता ही है, इसमें मैं क्या बताऊंगा। तो इसका मतलब वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं फॉलो कर रहे, मतलब वो कंपनीज को अच्छे तरीके से नहीं चला रहे, उनका मेन एम खाली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन आज की डेट में इस चीज को बड़ा फोकस किया जा रहा है कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी करनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा होगा आईटीसी, आईटीसी की नोटबुक आती हैं, इन क्लासमेट की नोटबुक्स आती हैं, तो क्लासमेट की नोटबुक्स पे आपने देखा होगा पीछे की तरफ लिखा होता है कि अगर आप 2 या 3 बुक्स बाय करोगे, मेरे को आइडिया याद नहीं वो कितना क्या लिखा होता था, कि वो 1 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए, वो ट्रीज उगाएंगे, ऐसा ऐसा करके कुछ लिखा होता था। दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि आप उनका अगर प्रोडक्ट बाय कर रहे हो लेकिन वो अपने एंड पे भी कुछ काम करेंगे अगर आप उनको सेल ज्यादा दोगे तो। दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि आप कंपनी को अच्छे तरीके से चला रहे हो और इससे एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगी मार्केट के अंदर। मार्केट में कंपनी की इमेज क्रिएट होगी, कंपनी अच्छा काम करती है। सुन, आपने देखा होगा अजीम प्रेम जी हो गए, इन लोगों ने इन्फोसिस के मालिक हो गए, विप्रो के मालिक, इन लोगों ने नारायण मूर्ति जी हो गए, इन लोगों ने इतने इतने करोड़ों रुपए डोनेट कर दिए कि इनको क्या कहते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। रतन टाटा जी आज भी बहुत बड़े बंगलों में नहीं रहते, उन लोगों को लगता है कि यार हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जैसे चल रहा है, ये पैसा लोगों के काम आएगा, हमारे को सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया। बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनकी ये ड्रीम है, जिनका ये एम होता है कि हमें इस समाज ने बहुत कुछ दिया तो हमें भी समाज को कुछ देना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आ रहा था बस आन दो। हालांकि बहुत सारे लोग ना इसमें रिलायंस की बेइज्जती करते हैं कि रिलायंस वाले कभी भी डोनेशन के मामले में आगे नहीं आते वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज मानो, जैसे रतन टाटा और आते हैं, सर रिलायंस कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, कितना बड़ा उनका एम्पायर है। तुम सोचो अगर वो डायरेक्टली नहीं भी सामने आता तो वो इतने लोगों को रोजगार दे रहा है, इतने लोगों से जब वो रोजगार दे रहा है, इतने इनकम कमा रहा है, उसके ऊपर टैक्स दे रहा है, तो वो अल्टीमेटली वो सारा पैसा इनडायरेक्टली किसके पास आ रहा है? सरकार के पास आ रहा है, टैक्स की फॉर्म में लोगों को रोजगार मिल रहा है, अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज सपोर्ट तो करते हैं। लेकिन ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर वो लोग आते हैं जो कंपनी को एथिकल मैनर में चला रहे हैं, अच्छे तरीके से चला रहे हैं, फ्रॉड नहीं करने, है ना। और इंडिया में ज्यादातर तुम्हारे को पता फ्रॉड होते ही हैं, लेकिन फ्रॉड नहीं करने। फ्रॉड के केस तुम्हारे को तुम्हारे सामने विजय माल्या, है ना, और नीरव मोदी, अब इनमें क्या बताऊं, तुम्हारे सामने ये सब कुछ है ना। लेकिन आप लोगों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से चलाना है, ये बात समझ आ गई। अब मैं अगर तुम्हारे से बात करूं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर पहले ना सेबी ने अलग से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर रेगुलेशंस बनाई हुई थी। सेबी का पहले ना लिस्टिंग एग्रीमेंट हुआ करता था, पहले हुआ करता था एक लिस्टिंग एग्रीमेंट,
लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या होता है, हर एक लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना होता था, और उसमें क्लॉजेज हुआ करते थे। उसका एक क्लॉज 49 हुआ करता था, उसके बारे में तुम्हारे में जिक्र भी दिया गया इसके अंदर। क्लॉज 49 हुआ करता था जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डील करता था, जो ये बताता था कंपनीज कैसे वर्क करेंगी, कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कितने एग्जीक्यूटिव होंगे, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे। तो क्लॉज 49 कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डील करता था। देन उसको लेटर ऑन अमेंड भी किया गया, देन लेटर ऑन लिस्टिंग एग्रीमेंट ही खत्म कर दिया गया, और सन 2015 में नई रेगुलेशंस आई जिसको हमने बोला लिस्टिंग रेगुलेशंस, और जिनको हम लोग शॉर्ट में आज के डेट में बड़े प्यार से बोलते हैं एलओडीआर रेगुलेशंस। एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। एलओडीआर की फुल फॉर्म है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। कि एक बार कंपनी लिस्ट हो गई तो उसके बाद कुछ डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। बेसिकली एलओडीआर के अंदर ना डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं, डूज एंड डोंट्स, कि कंपनी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लिस्टेड कंपनीज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं। एलओडीआर के अंदर टोटल में 103 रेगुलेशंस हैं, 103 रेगुलेशंस हैं एलओडीआर के अंदर, लेकिन आपके कोर्स के अंदर तो 2-4 ही हैं। और दूसरी चीज और, जो बेसिकली पहले क्लॉज 49 हुआ करता था उसकी जगह पे एलओडीआर की रेगुलेशन 17 से लेकर 27 तक डील करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। रेगुलेशन 17 से लेकर 27 तक किस में डील करती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डील करती हैं, जो आपके कोर्स में है ही नहीं। फालतू के क्लॉज 49 जो मैं बता रहा हूं ना, जो अबॉलिश हो चुके वो पढ़ाई जा रहे हैं, जो काम की चीजें वो नहीं पढ़ा रहे। भगवान जाने क्या चाहता सीएम इंस्टीट्यूट, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी नॉलेज दूंगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मैंने तुम्हें बताया कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना, तो इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक नया कंसेप्ट आया था। उस कंसेप्ट का नाम था विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। कभी सुना हो? अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ही फॉलो करते हुए नए नए कंसेप्ट आए हैं। तुमने देखा होगा अगर एक सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का कंसेप्ट आया, वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका कंपनीज एक्ट में, इसका कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन है 135, सेक्शन है 135। कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेक्शन है 135, और ये बस इतना बोलता है कि हर एक कंपनी जो भी इस मार्केट में स्टैंड कर रही है, तो उसको स्टैंड करा किसने? मार्केट ने। आपने मार्केट के रिसोर्सेज यूज करे हैं तो आप स्टैंड हुए हो, समाज के, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करें तो आप स्टैंड हुए हो। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप जब कमा रहे हो तो आप समाज का कुछ भला करो। तो इसीलिए सीएसआर का कंसेप्ट लेके आए सेक्शन 135, और उसमें एक आ गया कि जो कंपनी को उसके 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं, अगर कोई कंपनी उस क्राइटेरिया के अंदर आती है तो उस कंपनी को अपने लास्ट 3 इयर्स की एवरेज का 2% प्रॉफिट सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना होता है। फिर एक कंसेप्ट आया विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है? सीटियां नहीं मारनी, सीटियां नहीं मारनी भाई, है ना। ये विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है? मैं ना बहुत पहले कोका कोला के प्लांट पे गया था ऑडिट करने। तो कोका कोला के प्लांट में जब हम ऑडिट करने गए तो हमने इंटरनल ऑडिट कर रहे थे हम लोग उनका, तो हमने एक चीज देखी, वहां पे ना जगह जगह लिखा हुआ था कि अगर आप कंपनी में कुछ गलत होता देख रहे हैं तो शांत ना रहें, कंप्लेंट करें। अच्छा, इसका मतलब क्या है? वो ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी में कुछ भी गलत ना हो। अगर आपको कुछ भी गलत होता दिख रहा है किसी के साथ भी, तो आप कंप्लेंट करें। इसका मतलब विसल ब्लो करें, सीटी नहीं मारनी है। आप विसल ब्लो मींस उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करें। विसल ब्लोअर मींस आप किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हो जो आपने फ्रॉड पकड़ा, दैट इज विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। और उसमें केस में जो बंदा विसल ब्लो करता है उसे हम बोलते हैं विसल ब्लोअर, मींस जो कंप्लेंट करता है उसे हम बोलते हैं विसल ब्लोअर। और उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता। उसकी आइडेंटिटी को रिवील क्यों नहीं किया जाता? कि अगर कल को जिसने फ्रॉड के बारे में बताया, अगर उसकी इंफॉर्मेशन दे दी कि इस बंदे ने फ्रॉड पकड़वाया है, तो बेटा जिन्होंने फ्रॉड करा है ना, कल को जेल से निकलने से बाद सबसे पहले वो बंदा नहीं दिखेगा जिसने कंप्लेंट करी थी। तो इसलिए उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती। सिमिलर कंसेप्ट आपने देखा हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जा रहा है, डीयूज में फॉलो किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपने देखा होगा ड्रॉप बॉक्स लगे हुए हैं कि अगर कोई बच्चा रैगिंग की जा रही है, किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो ड्रॉप बॉक्स में चिट्ठी में लिख के दे दे कि इस बच्चे ने परेशान करा, विद इन 24 आवर्स एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम पता है क्या है? हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, फायदे नफा नुकसान होते हैं। जब आपको इतनी फ्रीडम मिल गई कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको नाम भी नहीं बताना, कुछ नहीं करना, तो लोग झूठी कंप्लेंटें भी डालनी शुरू हो गए हैं आजकल। लेकिन स्टिल बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। तो उसमें एक एग्जांपल तुम्हारे को मैंने बताया विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का होता है प्रोसीजर, विसल ब्लो करने का प्रोसीजर कैसे रहेगा, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी।
वो भी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। तो कंपनीज को अच्छे तरीके से चलाना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और ये कैसे चलाएंगी? कंपनीज रूल्स बनाएंगी, पॉलिसीज बनाएंगी। पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगी, जिसके अंदर कंपनीज लिखेंगी कंपनी को क्या काम करना है, कैसे करना है। आप एम्प्लॉइज का भला करो, डेडलाइन पे उनको सैलरी दो, ड्यू डेट पे सैलरी दो, प्रॉपर सैलरी मत रोको, दैट इज ऑल्सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एम्प्लॉइज को त्योहार पे बोनस दो, बहुत सारी चीजें, दैट इज सब किसका पार्ट है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। जिसके लिए रतन टाटा ग्रुप का नाम इसलिए मुंह से निकलता ज्यादा क्योंकि वो लोग इस चीज के लिए बहुत फेमस है। इन्फोसिस ग्रुप हो गया, ये लोग बहुत फेमस है। अब जरा देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर टू सेट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस, आगे, दैट आर क्रिएटेड फॉर डायरेक्टिंग अ कंपनी ऑन द टेनेट्स। ये चीज समझनी है, व्हाट इज टेनेट्स? व्हाट इज टेनेट्स? टेनेट्स वर्ड क्या होता है भाई? टेनेट्स वर्ड टेनेट्स मींस होता है बिलीफ। टेनेट्स का मतलब होता है बिलीफ। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो किस बिलीफ पे चलता है? किस बिलीफ पे चलता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई जाती है किस बिलीफ पे? अकाउंटेबिलिटी के बिलीफ पे। अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबिलिटी, कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो हम उसके लिए आंसरेबल है। आप हमारे से पूछो क्या परेशानी है आपको हमारी कंपनी से। ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी चीज है हम अपनी कंपनी की चीज को हम डिस्क्लोजर दे रहे हैं प्रॉपर, हमारी कंपनी में किस प्रोडक्ट में क्या यूज हो रहा है हमारी वेबसाइट पे सब अवेलेबल है, जाके आप चेक करो। ट्रांसपेरेंसी है। एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, हम गलत काम नहीं कर रहे। तुमने देखा होगा बहुत सारी फार्मा कंपनीज एनिमल टेस्टिंग करती हैं, राइट? एनिमल टेस्टिंग में वो अभी आजकल तो बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि एनिमल टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। आपको पता है बहुत पहले जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर केस हुआ था। और अगर तुमने सुना हो, एक कंपनी हो रहा है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उस कंपनी का नाम, बॉडी शॉप। यस यस यस, उस कंपनी का नाम है बॉडी शॉप। बॉडी शॉप बहुत फेमस कॉस्मेटिक कंपनी, प्रोडक्ट देती है। एक्चुअली बहुत लोगों ने नहीं सुनी होती क्योंकि इसमें बहुत रिच पीपल आते हैं, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। यूएस के अंदर ये कंपनी फंस गई थी। ये कंपनी एनिमल टेस्टिंग किया करती थी और इस कंपनी के अगेंस्ट पूरा वो कहते हैं ना धरने लगने शुरू हो गए थे कि आज के बाद हम इस कंपनी के प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कंपनी की वजह से बहुत सारे एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है। ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, तो इस कंपनी ने रिटर्न में माफी मांगी थी कि हम एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, हम आगे से गलत काम नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे सोर्सेज को ढूंढ के एनिमल टेस्टिंग, मतलब एनिमल टेस्टिंग नहीं, टेस्टिंग करा करेंगे, लेकिन आज के बाद एनिमल्स को हरास नहीं करेंगे। आपने अगर देखी हो पिक्स भी आती हैं, मोंकीज को हरास किया जाता है, रैबिट्स को हरास किया जाता है, माउस को हरास किया जाता है, बहुत सारी चीजें। तो हम एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे। जैसे भी मैंने उसका एग्जांपल दिया आप लोगों को, रिवर में वाटर डिस्चार्ज करने वाला टेंट इंडस्ट्री वाला, तो वो एथिकल प्रैक्टिस नहीं है। आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करो। It is an overview of rules and regulations for the people in charge for regulating the functioning of the company with the objective of enhancing its value। वो कहता है कंपनी के अंदर पर्सन इन चार्ज जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से काम करें और अच्छे तरीके से काम करें ताकि कंपनी की वैल्यू एनहांस हो। एनहांस मींस इंक्रीज हो मार्केट के अंदर भी। अच्छा एक बात बताओ, जब रतन टाटा और इतना अच्छा काम करते हैं, उनकी वैल्यू अपनी कंपनी में तो इमेज उनकी बढ़ ही रही है, दुनिया की नजरों में भी तो बढ़ रही है, राइट? आगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज बीन गिवन गेनिंग मोमेंटम अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यू टू वेरियस कॉर्पोरेट फेलियर्स, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर्स। पहले क्या होता था? इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर्स थे, कंपनियां डिस्क्लोजर टाइम से नहीं देती थी, कोई काम करा तो उसके बारे में बताती नहीं थी, कॉर्पोरेट फेलियर्स होते थे, सत्यम फ्रॉड, आपने सुना होगा सत्यम का फ्रॉड हुआ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की फ्रॉड हुई। ये जो इतने बड़े बड़े फ्रॉड आज भी हो रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस आने के बाद भी, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस थी, एनिमल टेस्टिंग होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। अब उनको धीरे धीरे, एकदम से चीज ठीक नहीं होती, धीरे धीरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू रूल्स बनाए जा रहे हैं, रेगुलेशंस बनाई जा रही हैं। जैसे तुम्हारे को मैंने बताया एलओडीआर रेगुलेशंस, डिस्क्लोजर्स के बारे में बात करती हैं। पहले क्या था ना, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर होते थे, अब डिस्क्लोजर्स के लिए तो लेके आए, नाम में ही है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। लिस्टिंग होने के बाद उनकी कुछ डिस्क्लोजर के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए लक्ष्य में रेगुलेशंस भी बनी हुई हैं। और वो जो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करती थी वो अब नहीं करेंगे, उनका अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। The topic of corporate governance has gained attention since the 1980s, शुरू से ही मिलने लगा, and more so after the code of corporate governance issued by the Cadbury committee। then एक code of corporate governance बनाया गया। code का मतलब होता है set of rules बनाए गए corporate governance को लेके। आगे, in the line of the with the Cadbury committee, the Kumar Mangalam Birla committee in India suggested a code of corporate governance for India companies in India। जो clause 49 बना था ना, उसके अंदर बहुत सारी कमेटीज की रिकमेंडेशन थी। clause 49 जो अभी मैंने तुम्हारे को बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो पहले हुआ करता था, उसमें बहुत सारी कमेटीज की रिकमेंडेशन थी।
उन कमेटीज की रिकमेंडेशन के अंदर कुमार मंगलम बिरला जी की भी रिकमेंडेशन थी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी की भी, टाटा ग्रुप की भी थी, कैडबरी कमेटी की भी थी, और उसमें उन्होंने अपने व्यू दिए। उन्होंने क्या कहा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। एक सिस्टम है जिसके थ्रू कंपनीज को डायरेक्ट किया जाएगा, आप ये काम करो, ये काम नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स बनाए जाएंगे, एथिकल रूल्स फॉलो करने के लिए बनाया जाएगा। अच्छा, कितनी कंपनीज ने पॉलिसीज बनाई होती हैं कि हम बंदे को हरास नहीं करेंगे। कुछ देखो, कुछ तुमने प्राइवेट सेक्टर में सुबह 10 बजे बंदा आ रहा, रात को 10 बजे तक बैठेगा, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बिल्कुल स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं, सैटरडे संडे ऑफ देंगे, सुबह 10 बजे आएंगे, 5 बजे छोड़ देंगे, बंदे को हरास नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें काम टाइम पे चाहिए, फिर काम टाइम पे चाहिए, सैलरी टाइम पे देंगे। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ देयर कंपनीज। कंपनीज को गवर्न कौन करते, चलाते कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स अगर ढंग से देखो, एक मैं हमेशा चीज कहता हूं, टॉप अच्छा होगा ना तो बॉटम अच्छा होगा, क्योंकि बॉटम वाले हमेशा टॉप वालों को फॉलो करते हैं। रतन टाटा जी की कंपनी के अंदर लोग उनसे मोटिवेशन लेते होंगे, कुमार मंगलम बिरला जी की कंपनी के अंदर, अजीम प्रेम जी की कंपनी के अंदर लोग, आपने अगर देखो, ये देखो अजीम प्रेम जी के बारे में देखें तो इन्होंने बहुत डोनेशन दी। इंडियाज बिजनेस टाइकून, बहुत डोनेशन दी इन्होंने। ये बहुत फेमस फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, विप्रो के चेयरमैन है, विप्रो के। देखो अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी इज एन इंडियन बिजनेस टाइकून, इन्वेस्टर, इंजीनियर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मींस जो डोनेशन देते हैं बहुत बड़े लेवल पे। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ विप्रो लिमिटेड, ये विप्रो के हैं। नारायण मूर्ति जी हो गए आपको, अच्छा इन्होंने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन एंड एजुकेशन के लिए फाउंडेशन बनाई हुई है। हाउ मच मनी डिड अजीम प्रेम जी डोनेटेड, बहुत डोनेशन दे चुके अब तक थे। बिलियनियर है, $21 बिलियन, 67% का स्टेक इन्होंने डोनेट कर दिया, अपनी इनकम का 67%। बहुत बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, नारायण मूर्ति जी हो गए, ये रे नारायण मूर्ति जी इज एन इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, इज द को-फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। आ गई बात, इन्फोसिस के हैं, इन्होंने भी बहुत बड़े लेवल पे डोनेशन दी, ये भी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। देखो ये लोग ना, इन लोगों का ना अलग लेवल पे नाम लिया जाता है, और जब टॉप अच्छा होगा ना, जब आप जो लोग इनके, सोचो किन की कंपनियों में काम करते हैं, कितना प्राउड फील करते होंगे, हम इन्फोसिस में काम करते हैं, बड़े प्राउड से बोलते हैं लोग, हम टाटा में काम करते हैं, बड़े प्राउड से बोलते हैं वो लोग इन चीजों को। क्यों? क्योंकि इनकी टॉप अच्छा है तो बॉटम अच्छा, कहते हैं ना संगति का असर होता है, आप उनको फॉलो कर रहे हो, ऊपर वाले अच्छे तो नीचे वाले अच्छे। अब विजय माल्या की कंपनी में जब ऊपर के हालात ही ऐसे हैं तो नीचे तक करप्शन भरेगी। आपका टॉप अच्छा नहीं है तो नीचे तक बॉटम भी अच्छा नहीं जाएगा। बाकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। द शेयरहोल्डर्स रोल इन गवर्नेंस इज टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स एंड द ऑडिटर्स एंड टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स दैट एन एप्रोप्रिएट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज इन प्लेस। शेयर होल्डर्स का काम होता है इनको अपॉइंट करना, ऑडिटर्स को, डायरेक्टर्स को, और देखना कि क्या गवर्नेंस प्रॉपर चल रही है, नहीं चल रही। The responsibility of the board including setting the company's strategic aims, providing the leadership to put them into effect, supervising the management of the business and reporting to shareholders on their stewardship। stewardship का मतलब कोई बंदा जो कंपनी को बढ़ाकर आगे लेके जा रहा है, वो डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, अगर वो जितना अच्छा काम करेंगे वो उतना कंपनी को ज्यादा आगे लेकर जाएंगे। द बोर्ड्स एक्शन आर सब्जेक्ट टू लॉज, रेगुलेशन एंड द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। लेकिन कह रहा है डायरेक्टर्स जो भी काम करते हैं वो लॉज को फॉलो करके, रेगुलेशंस को फॉलो करके और शेयर होल्डर्स के कहने पे करते हैं। पढ़ा है ना कंपनी लॉ में, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, तो वो पहले शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन देंगे, परमिशन देंगे, तभी डायरेक्टर्स काम करेंगे। अब हम इसके लीगल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आपको एक ब्रीफ दिया मैंने कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्चुअल में होती क्या है, बहुत डिटेल में। बहुत सारे बच्चों को तो पल्ले ही नहीं पड़ती कॉर्पोरेट गवर्नेंस, किससे बड़ी बोरिंग है, और एक्चुअली तो मैं ना, तुमने मेरे थियरी का लेक्चर देखा, तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रही है, आगे भी इंटरेस्टिंग लगेगी, एक्चुअल में बोरिंग नहीं है। तुम इसे प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक नहीं कर पाते इसलिए बोरिंग लगती है। देखते हैं अब आगे क्या है। तो गाइस अब हम कर रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इंडिया में कौन कौन से लीगली लॉ बने हुए हैं। तो अगर मैंने तुम्हारे को बताया सेबी के लॉज बने हुए हैं, जैसे मैंने तुम्हारे को बताया रेगुलेशन 17 से लेकर 27 तक, जो सेबी एलओडीआर की रेगुलेशंस हैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डील करती हैं। और तुम्हें मैंने ये भी बताया कि उससे पहले इंडिया में क्लॉज 49 हुआ करता था,
अब एक चीज समझो, तुम्हें एक नॉलेज के लिए एक चीज बताता हूँ, तुम्हारे सीएमए वालों की हरकत बताता हूँ, सीएमए मॉड्यूल की। क्लॉज 49 जो पहले हुआ करता था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डील करता था। हमारे इंडिया में लिस्टिंग एग्रीमेंट होता था और हर एक लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना होता था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उसका, उसके अंदर बड़े सारे क्लॉजेज हुआ करते थे। इसका क्लॉज 49 से, क्लॉज 49 किस में डील करता था? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। देन वो लेटर ऑन अमेंड भी हुआ, लेकिन सन 2015 में सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस आई, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015 आई, जिसकी वजह से लिस्टिंग एग्रीमेंट एबॉलिश हो गया। और आज के डेट में सारी कंपनीज को लिस्टिंग एग्रीमेंट की जगह क्या करना होता है? फॉलो, ये एलओडीआर रेगुलेशंस फॉलो करने होती हैं, जिसमें डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं। मैंने तुम्हें बताया था, डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं कि कौन सी कंपनी क्या करेगी, क्या नहीं कर सकती, सब लिखा हुआ है इसके अंदर, लिस्टेड कंपनी। और उसी में जो पहले क्लॉज 49 जो लिस्टिंग एग्रीमेंट में हुआ करता था, अब उसके रिप्लेस पर रेगुलेशन 17 से लेकर 27 तक हैं, जो डील करती हैं किसमें? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, सेबी एलओडीआर का पार्ट। लेकिन इत्तेफाक की बात देखो, तुम्हारे मॉड्यूल में, सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आज भी क्लॉज 49 दिया हुआ है। किस रीजन से दिया हुआ है भाई? 2015, 5-6 साल हो गए अबॉलिश हुए हुए, क्लॉज 49 को अबॉलिश हुए 6 साल से ऊपर होगा, 7 साल से ऊपर, लेकिन आज तक पढ़वा रहे हैं, आज तक पढ़वा रहे हैं। तुम्हारे को भगवान जाने सीएमए इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, मैं नहीं समझ सका। तो अभी लीगल फ्रेमवर्क की अगर मैं तुमसे बात करूं, द कंपनीज इन इंडिया हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना होता है, द सेबी गाइडलाइंस, कॉमा द कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जरा मैं समझा दूं क्या है, तुम्हें एक चीज खुद भी पता, वैसे नॉलेज के लिए, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है ना हमारे इंडिया के अंदर, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, है ना, बिरला ग्रुप हो गया, इन सब ने ना अपनी कमेटीज बनाई हुई हैं। क्या बनाई हुई है? कमेटीज। क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा फॉलो करती हैं, तो ना बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गई, जब लॉ मेकर्स हो गए, जब वो लॉ बनाते हैं ना, तो वो लोग इन लोगों की रेकमेंडेशन मांगते हैं कि आप लोग रेकमेंडेशन दो कि इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ताकि हम उसको लेके लॉ बना दें, ताकि हम उसको लेके क्या बना दें? लॉ बना दें। तो ये बड़े बड़े ग्रुप्स रेकमेंडेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, ये अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। और आपको पता हो, जो नया वाला कंपनीज एक्ट है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013, आपको पता होगा, पहले, इससे पहले इंडिया में कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। तो कंपनीज एक्ट 1956 जो था, पहले एक कमेटी हुआ करती थी, भाभा कमेटी, वो उसकी रिकमेंडेशन पे आया था। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाकर, पहले कंपनीज एक्ट 1956 से पहले भी कंपनीज एक्ट हुआ करता था, तो उसको रिप्लेस करके वो लोग 1956 लाए थे, और उसके अंदर इस कमेटी के बहुत सारे सजेशंस रखे गए थे। फिर जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, इसको रिप्लेस करके कौन सा आया? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 जो मेनली आया, वो दो कमेटीज की रिकमेंडेशन पे आया। किसकी रिकमेंडेशन पे आया? दो कमेटीज की रिकमेंडेशन पे आया। एक थी जे ईरानी कमेटी, जे ईरानी कमेटी, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए। और दूसरा था कुमार मंगलम बिरला कमेटी। जे कुमार मंगलम बिरला, आपको पता है बिरला ग्रुप की कमेटी है, आदित्य बिरला ग्रुप, है ना। और जो जे ईरानी कमेटी है, वो रतन टाटा ग्रुप की कमेटी है, टाटा ग्रुप की कमेटी है। और ये दोनों ही बहुत फेमस है इंडस्ट्रीज के अंदर। ऑल्दो नारायण मूर्ति वगैरह, इन्फोसिस, विप्रो, ये लोग भी फेमस हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा फेमस हैं इनके इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इनकी रिकमेंडेशंस पे लॉ बनाए जाते हैं, कि ये लोग क्योंकि बहुत अच्छे से लॉ फॉलो करते हैं, तो ये लोग इसके अलावा जो लॉ में नहीं भी लिखा, वो उन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। तो ताकि अगर वो चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है, तो उसी को अगली बार में लॉ बना के लेके आया जाता है। जैसे आपको एक चीज बता दो नॉलेज के लिए, फर्स्ट टाइम इंडिया में कंपनीज एक्ट में कंसेप्ट आया था, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। अगर तुम्हें 2-3 एग्जांपल दे दूं, लाइक सीएसआर का कंसेप्ट आया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लाइक वुमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट आया था। अच्छा, ये कंसेप्ट कंपनी एक्ट 2013 में फर्स्ट टाइम आए और मैंडेटरी किए गए। लेकिन तुम्हें पता है कि ये कंपनीज, टाटा ग्रुप और बिरला ग्रुप, जब ये कंसेप्ट आए भी नहीं थे, तब भी फॉलो कर रही थी। मतलब सीएसआर क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि हर एक कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोसाइटी में बांटना है, और ये अब मैंडेटरी किया गया है।
और वो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए लगाया गया है। और इसका सेक्शन कंपनीज एक्ट में अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो सेक्शन 135 है, 135। और अगर तुम्हारे से वुमेन डायरेक्टर की बात करूं तो नॉलेज के लिए इसका सेक्शन 149 है, 149 का सेकंड प्रोवाइजो है, सेकंड प्रोवाइजो, सेक्शन 149 का सेकंड प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो मींस एक्सेप्शन। तो तुम एक चीज देखो कि भाई ये कंसेप्ट वुमेन डायरेक्टर का मतलब क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लाया गया कि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट मींस हर डायरेक्टर्स के अंदर, कंपनी के टॉप लेवल पे डायरेक्टर पे एक वुमेन जरूर होए, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो, वुमेन को फील हो कि हाँ हम लोग भी ऊंचे लेवल पे जा सकते हैं, ताकि लोग उनसे मोटिवेशन ले। मगर ये चीजें तो कंपनी 2013 में फर्स्ट टाइम आई, लेकिन उससे पहले भी ये इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, इन्फोसिस ग्रुप, ये सब फॉलो करा करते थे। ये पहले भी सीएसआर करा करते, चैरिटी करा करते थे, ये पहले भी वुमेन डायरेक्टर को टॉप लेवल पे अपॉइंट किया करते थे। लॉ आने के बाद तो दुनिया अपॉइंट कर लेती है, लॉ आने से पहले भी अपॉइंट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और इसी को हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन, कि आप अपने आप को खुद ही रेगुलेट कर रहे हो। वरना इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर पाते हैं। तो अब अगर तुम्हारे से मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करूं तो कह रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इंडिया में जो मेनली चलता है वो है कंपनीज एक्ट 2013। जैसे कंपनी एक्ट 2013 के मैंने तुम्हारे को दो प्रोविजन बताए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट थे, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, राइट। इसके अलावा वुमेन डायरेक्टर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है कि हम वुमेन्स को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, टू गवर्न द कॉर्पोरेट बॉडी इन गुड एंड एथिकल मैनर। कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आप लोग अच्छे तरीके से डोनेशंस करो, लोगों का भला करो, आप वुमेन एम्पावरमेंट करो, तो ये सब क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। कंपनी एक्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन है, सेबी गाइडलाइंस में प्रोविजन है। जैसे तुम्हारे को याद होगा सेबी गाइडलाइंस में मैंने तुम्हारे को लास्ट कह रहा हूं, थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल दिया था विसल ब्लोअर मैकेनिज्म का, कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोक वाला एग्जांपल दिया था, चुप ना रहे, वो विसल ब्लो करे। तो विसल ब्लोअर मैकेनिज्म भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है, तो वो सेबी गाइडलाइंस के थ्रू आया हुआ है। कुमार मंगलम बिरला ने ऐसे बहुत सारी रिकमेंडेशन दी और अलग अलग कमेटीज ने रिकमेंडेशन दी, उनकी रिपोर्ट्स बन के आई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करा आईसीआई ने, लिस्टिंग एग्रीमेंट किया गया विद स्टॉक एक्सचेंज विद देयर लिस्टेड एंड द कंपनीज इन इंडिया हैव टू कंप्लाई विद। कंपनीज को क्या क्या फॉलो करना होता है इंडिया में, कंपनी एक्ट, सेबी गाइडलाइंस, कुमार मंगलम बिरला की रिपोर्ट फॉलो करनी होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। लिस्टिंग एग्रीमेंट की जगह आप लिख लो लिस्टिंग रेगुलेशंस, क्योंकि पहले एग्रीमेंट हुआ करता था लिस्टिंग रेगुलेशंस एंड लिस्टिंग रेगुलेशंस, ये लाइन ही काट देते हैं, लिस्टिंग रेगुलेशंस। अब आप उसकी जगह क्या हो गई है, लिस्टिंग एग्रीमेंट की जगह लिस्टिंग रेगुलेशंस हो गई हैं, दैट इज सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। द कंपनीज एक्ट 2013 इज रेलेवेंट स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मींस लॉ इन इंडिया दैट गवर्न्स द इनकॉर्पोरेशन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनीज। कह रहे हैं इंडिया में कंपनीज बनती कैसे हैं, इंडिया में कंपनीज चलती कैसे हैं, वो कौन बताता है, कंपनीज एक्ट बताता है। द ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज लाइक, अब ये तुम्हारे को ना तुम्हारे सीएम में इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से मैंने डाला था और इसमें बहुत सारी गलतियां ठीक करवाने जा रहा हूं। कंपनीज एक्ट में ना एक चीज सुनना बड़े ध्यान से, तुम लोगों ने मेरे से पढ़ रखा है कि सर कंपनीज एक्ट में मेनली 3 तरीके के रेजोल्यूशन पास होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, और एक होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है, मोर देन 50% पे। यूनानिमस 75% और मोर पे, सॉरी स्पेशल रेजोल्यूशन 75 और मोर पे, यूनानिमस 100% पे। इसका मतलब क्या, मान लो अगर किसी कंपनी के अंदर 100 शेयर होल्डर है, 1000 शेयर होल्डर है, मान लो किसी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स हैं और 1000 में से 1000 के 1000 मीटिंग में प्रेजेंट हो गए, मान लो मीटिंग में सारे प्रेजेंट हो गए, तो अगर कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना है, ओआर पास कराना है, तो 501 लोग एग्री करने चाहिए, 501 और मोर लोग, ताकि कितना है, मोर देन 50। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी को पास कराना है तो 750 और मोर लोग एग्री करने चाहिए, 750 और मोर, क्योंकि 75% और मोर है। और यूनानिमस पास कराना है तो 100 लोग एग्री करने चाहिए, 100 कहना सॉरी 1000 लोग एग्री करने चाहिए पूरे के पूरे। अब एक समझने वाली क्या है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोर देन 50% एंड 51%। लोगों को क्या लगता है कि मोर देन 50 का मतलब है 51, ये चीज मैं तुम्हारे को कंपनी लॉ में बता भी चुका हूं कि सपोज मान लो किसी कंपनी में 100 शेयर होल्डर हैं और 100 के 100 मीटिंग के अंदर आ गए, तो उसके अंदर अगर हम ओआर पास करा रहे हैं
तो ऑब्वियस ही बात है कम से कम 51 लोग एग्री करने चाहिए, और 51 100 का 51% ही होता है। तो अगर 51 देखोगे तो 51 मोर देन 50 भी है और 51% भी है 100 के हिसाब से देखो। लेकिन अगर तुम अब 1000 के हिसाब से देखो, अगर तुम 1000 के हिसाब से देखो तो 501 जो है वो मोर देन 50 तो है, लेकिन 51% नहीं है। 51% नहीं है क्योंकि 51 कितने पे बनेगा? 510 पे। 1000 का 510 51 बनेगा, लेकिन ये 501 है। इसका मतलब ओआर के लिए आपको 51% नहीं चाहिए होता। कितना चाहिए होता है? मोर देन 50%। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोर देन 50 एंड 51%। वो कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जहां पे 51 और मोर देन 50 एक ही होता है। जैसे मैंने तुम्हारे को 100 वाला एग्जांपल दिया कि 100 शेयर होल्डर और 51 लोगों ने एग्री करा, तो वो 51 100 का 51% भी है और मोर देन 50 भी है। लेकिन अगर 1000 शेयर होल्डर और 1000 मीटिंग में आए और 501 लोगों ने एग्री करा, तो वो मोर देन 50 तो है लेकिन 51% नहीं है। और ओआर जो है वो मोर देन 50 पे पास होता है, 51 वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं क्यों बता रहा हूं, और एक चीज और तुम्हें मैंने ये भी बताया था, कंपनीज एक्ट में जितने भी मैटर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक है स्पेशल बिजनेस। तुम्हें मैंने बताया था कि ऑर्डिनरी बिजनेस ओनली 4 हैं, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है, इसके अलावा जो बच गए वो सब स्पेशल हैं। अब जरा समझो, मान 4 ऑर्डिनरी क्या थे? एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। तुम्हारे को मैंने अकाउंट्स वाले चैप्टर में चीज पढ़ा दी थी, डिविडेंड वाले चैप्टर में भी चीज पढ़ा दी थी। एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स का मतलब होता है शेयर होल्डर्स के आगे अकाउंट्स को पेश करना और शेयर होल्डर अल्टीमेटली उसको अप्रूव करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। नेक्स्ट आता है डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो मैं एक चीज और बता दूं, अकाउंट्स को बेसिकली, अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया यहां पे? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब जो फाइनेंशियल एनुअल अकाउंट्स होते हैं, इनको एनुअल अकाउंट्स को अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अडॉप्ट करते हैं शेयर होल्डर्स। एनुअल अकाउंट्स को अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अडॉप्ट करते हैं शेयर होल्डर्स। अडॉप्ट मींस शेयर होल्डर्स के आगे रखा जाता है, फिर शेयर होल्डर फाइनली अप्रूव करते हैं अपने एंड पे भी, और उसी को हम बोलते हैं अडॉप्शन। अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग। चौथा है अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। Adoption of annual account, declaration of dividend, appointment of directors in place of retiring। चौथा अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। कंपनी लॉ में माना जाता है कि ये 4 रूटीन नेचर के वर्क है। रूटीन वर्क है, ये आए दिन होते रहते हैं कंपनी में, मतलब अकाउंट्स हर साल अप्रूव होने ही होने हैं एनुअल जनरल मीटिंग पे, डिविडेंड हर साल डिक्लेयर होता ही है ज्यादातर, डायरेक्टर्स आए दिन चेंज होते ही हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स भी एजीएम पे होता ही है। क्योंकि 4 जो बेसिकली रूटीन ना कह लो, ऐसे कह लो कि जनरल वर्क है, मतलब होते ही रहते हैं। रूटीन तो नहीं, डेली बेस पे तो नहीं होते, एनुअली होते हैं, लेकिन जनरल वर्क आए दिन होते रहते हैं। और इनके लिए 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है, और इनके लिए लॉ बोलता है इनके लिए हमेशा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। तो एक चीज समझ आ गई, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हमेशा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, ये चीज तो क्लियर है। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है? 51 पे और मोर देन 50 पे, मोर देन 50 पे, मोर देन 50 पे। लेकिन इसके अलावा जो बच गया वो स्पेशल है। और स्पेशल बिजनेस में जैसे एग्जांपल, कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है अपना, शिफ्ट करना चाहती है वन स्टेट टू अनदर स्टेट। क्या वो इन 4 में आ रहा है? नहीं। तो वो कौन सा बिजनेस है? स्पेशल। एग्जाम्पल, कंपनी बायबैक करना चाहती है, क्या वो इन 4 में आ रहा है? नहीं। तो बायबैक भी क्या है? स्पेशल बिजनेस। एग्जाम्पल, कंपनी ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल करना चाहती है, अपना शेयर कैपिटल क्लोज ऑल्टर करना चाहती है, क्या वो इन 4 में आ रहा है? नहीं। तो वो भी क्या है? स्पेशल बिजनेस। मतलब इन 4 के अलावा कंपनी जो भी काम करेगी
वो सब क्या है, स्पेशल। अब एक चीज समझना, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हमेशा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, लेकिन स्पेशल बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल बिजनेस के लिए ओआर भी पास हो सकता है, एसआर भी पास हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, ये सेक्शन में ही लिखा होता है। जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट में शिफ्ट करना हो तो इसका सेक्शन 13 है, और सेक्शन 13 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब भी कंपनी ऐसा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करेगी तो उसको एसआर पास कराना है। तो यहां तो एक चीज समझ आ गई कि यहां पे स्पेशल बिजनेस है और स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास हो रहा है। बायबैक का अगर मैं आपसे बात करूं तो सेक्शन 68 है, और सेक्शन 68 में भी लिखा हुआ है कंपनी 25% तक का अगर बायबैक करती है तो उसको एसआर पास कराना है। तो यहां पे भी एक चीज समझ आती है, बायबैक कर रही है तो एसआर ही पास हो रहा है और स्पेशल बिजनेस है। लेकिन ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल जब कंपनी करती है उसका सेक्शन 61 है, और वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि कंपनी जब भी ऑल्टरेशन करेगी तो ओआर पास होगा। अच्छा, देखा जाए तो बिजनेस स्पेशल है, लेकिन रेजोल्यूशन कौन सा पास हो रहा है, ओआर। ये मैंने क्यों बताई, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में गलती है वो पढ़ाऊंगा। इससे एक चीज समझ के क्या आई, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हमेशा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, लेकिन स्पेशल बिजनेस के लिए एसआर भी पास हो सकता है और ओआर भी पास हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन। अब जरा पढ़ोगे ना और गलती समझ आएगी। और एक चीज और, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है, मोर देन 50 पे, नॉट 51 और मोर पे। अब एक चीज देखना, कहता था कंपनीज एक्ट इज रेलेवेंट स्टैट्यूट इन इंडिया दैट गवर्न्स द इनकॉर्पोरेशन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनीज। द ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज, आपको पता ऑर्डिनरी बिजनेस चार है, पहला डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, तीसरा एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एडॉप्शन और एक्सेप्टेंस बोल लो एक ही बात है जो तुम्हें मैंने बताया, और चौथा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ 51% ऑफ शेयर होल्डर्स। गलत है ना, 51 है या मोर देन 50, मोर देन 50। तो इसको यहां पे ठीक करो, सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में गलत लिखा है कंसेंट ऑफ मोर देन 50, क्योंकि ओआर कितने पे पास होता है, मोर देन 50% ऑफ द शेयर होल्डर्स, दैट इज लिख दो ब्रैकेट में, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हमेशा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, लेकिन स्पेशल बिजनेस के लिए, क्योंकि ऑर्डिनरी ये चार ही आपको पता ही अब, और स्पेशल बिजनेस के लिए ओआर भी पास हो सकता है और एसआर भी। लेकिन वेयर एज ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटीज, जो इसके अलावा रूटीन नहीं है, अदर देन रूटीन, इनको वो रूटीन ही मान के चल रहा है, फैसला कि मैंने तुम्हें बताया रूटीन का मतलब है एनुअली, यहां पे ये नहीं रोज हो रही है। रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ 75%, गलत है ना, कह रहा है जिसके अलावा सारे बचे कुछ हैं उन वो स्पेशल बिजनेस हैं, और कह रहा है उनके लिए 75% अप्रूवल चाहिए। क्या 75 चाहिए जी, नहीं, 75 पे एसआर पास होता है, ओआर भी चाहिए हो सकता है। ये चार ऑर्डिनरी है, इनके लिए हमेशा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, लेकिन इनके अलावा जो बच गई, जैसे ये वाले केस जो बच गए इन चार के अलावा, ये वाले, ये स्पेशल बिजनेस है और इनके लिए ओआर भी पास हो सकता है और एसआर भी, जैसे इन दो के लिए एसआर पास हो रहा था, इनके लिए ओआर। तो इस सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये भी गलत लिखा है, तो अभी इसको भी ठीक करो। वेयर एज ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटीज अदर देन रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस एक्टिविटीज। स्पेशल बिजनेस एक्टिविटीज को ऐसे लिख दो, स्पेशल बिजनेस एक्टिविटीज and for special business activities and for special business activities in some sections ordinary resolution is required and in some sections special resolution is required। आगे क्या लिखा है, अब तो मैंने दोनों चीजें बता दी। तो वेयर एज ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटीज अदर देन रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस एक्टिविटी, अदर देन रूटीन की जगह लिख लो अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज are called as special business activities and for special business activities in some actions some sections
Ordinary resolution is required in some sections, special resolution is required. If a company wants to start a new business, it requires approval of 75% shareholders, which means the board of a widely held company should be able to persuade the shareholders. सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कंपनी बनेगी तो सबको 75% चाहिए। सब हटा दो, ये सब बकवास लिखा तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने। ऐसे लिख लो, इफ अ कंपनी वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ, इट रिक्वायर्स मेजॉरिटी, it requires special resolution in majority of the sections. Of the provisions लिख लो ऐसे, which means that the board of a widely held company, widely held means public companies, public companies क्योंकि उनके शेयर्स मार्केट में हैवी लेवल पे स्कैटर्ड होते हैं तो उन्हें हम वाइडली हेल्ड कंपनीज बोलते हैं। प्राइवेट कंपनीज क्योंकि उनके शेयर्स मार्केट में स्मॉल लेवल पे स्कैटर्ड होते हैं तो उन्हें हम प्राइवेट क्लोजली हेल्ड कंपनीज बोलते हैं। कहता है हेड शुड बी एबल टू परसुएड द शेयरहोल्डर्स अबाउट द स्ट्रेटजी टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, whereas the board of directors of a closely held company will not find it difficult to pass such a resolution because the shareholders are usually managers in such case. वो इतना बताना चाह रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर लाखों शेयर होल्डर होते हैं, लैक्स में शेयर होल्डर्स होते हैं क्योंकि वो वाइडली हेल्ड कंपनीज हैं, लैक्स के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं जैसे बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनीज के अंदर, और इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, वाइडली हेल्ड कंपनीज। और कहता है उनके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना बड़ा डिफिकल्ट होता है अगर उन्हें कोई भी काम करना है, क्योंकि एसआर पास कराने के लिए मान लो अगर 1 लाख शेयर होल्डर हैं और अगर 1 लाख में से मान लो, हमेशा हम जब भी एसआर ओआर गिनते हैं तो हम जितने हैं उनका नहीं गिनते, जितने मीटिंग में उनका गिनते हैं। तो मान लो अगर 1 लाख में से 10,000 भी मीटिंग में प्रेजेंट हो गए, 10,000 मीटिंग के अंदर अगर प्रेजेंट हो गए तो 10,000 का 75% लेना है, मतलब 7500 लोगों का अप्रूवल लेना है। वो इतना आसान नहीं है, इसलिए वो कह रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज में एसआर पास कराना आसान नहीं है। लेकिन अगर मान लो प्राइवेट कंपनी, आपको पता है प्राइवेट कंपनी के अंदर तो मैक्सिमम मेंबर, और प्राइवेट कंपनी का हम दूसरा नाम क्या देते हैं, क्लोजली हेल्ड कंपनीज। और आपको पता है प्राइवेट कंपनी के अंदर तो मैक्सिमम मेंबर ही कितने होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 200, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं। और ज्यादातर 200 तो मैक्सिमम है, ज्यादातर प्राइवेट कंपनी इंडिया में 10 लोगों से 20 लोगों से बनी होती है। तो अगर उनको अगर एसआर पास कराना भी है तो 10 का एसआर कितना हो गया 7.5, तो 8 लोगों का अप्रूवल ले लें, बहुत बड़ी बात है, 8 में एसआर पास हो जाएगा। तो इसका मतलब छोटी कंपनी में एसआर पास कराना आसान है, बड़ी कंपनी में जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पैर अड़ाएंगे, उतना एसआर पास करना मुश्किल है। तो इसका मतलब वो यही कह रहा है कि क्लोजली हेल्ड कंपनीज में पास कराना आसान है, वाइडली हेल्ड कंपनीज में पास कराना मुश्किल है। अब आता है ओईसीडी प्रिंसिपल्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये क्या आप देखते हैं। तो गाइस अब हम कर रहे हैं ओईसीडी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। शॉर्ट में बताया गया है, यहाँ पे ओईसीडी के प्रिंसिपल्स नहीं बताए गए, आपको बताया गया है कि ओईसीडी प्रिंसिपल्स क्या हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, मतलब किसने बनाए हैं, ओईसीडी क्या है। तो मैं तुम्हें पहले ओईसीडी की बारे में बता दूं। तो ओईसीडी की फुल फॉर्म है, ओईसीडी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका करंट में जो हेडक्वार्टर है, जो इनका मेन हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो पेरिस में है, पेरिस में। और ये कब बनी थी, 1961 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन।
और इसका मेन एम क्या है, अगर ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मेन एम इसका क्या है, मेन एम ऑफ ओईसीडी क्या है, टू डील विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड, टू डील विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्या इकोनॉमी ग्रो कर रही है नहीं कर रही, वर्ल्ड में ट्रेड कैसा चल रहा है, क्योंकि आपको पता है ग्लोबलाइजेशन हो गया है, अब इधर की कंपनियां बाहर जाती हैं, बाहर की कंपनियां इधर आती हैं, तो टू डील विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड में ट्रेड कैसा चल रहा है उसके लिए रूल्स सेट करना, कोई गलत काम ना करे उसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस इशू करना, वो इनका काम है। मेनली ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज मेंबर बनती हैं। टोटल में अभी तक इस कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन की टोटल 36 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, और 36 कंट्रीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडिया भी है, तो इंडिया ओईसीडी की मेंबर है। ओईसीडी क्या करती है, वर्ल्ड में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए रूल्स बनाती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस बनाती है, और वो एक मॉडल गाइडलाइंस होती है, आपकी मर्जी, आप फॉलो करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते ना करो, मैंडेटरी गाइडलाइंस नहीं है लेकिन मॉडल गाइडलाइंस है, लेकिन आपको फॉलो, इंडस्ट्रीज जो अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहती हैं अपने आप को गवर्न करना, वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। तो अब आप जरा समझेंगे तो आपको ओईसीडी का बेस समझ आ गया क्या करती है। OECD Principles of Corporate Governance कहता है, in response to a call by its council, the OECD issued the OECD Principles of Corporate Governance। देखो ये बन तो OECD कब बन गया था, 1961 में, लेकिन इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए प्रिंसिपल्स, OECD ने प्रिंसिपल्स बनाए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स, तुम्हारे को आगे पढ़ाई जाएगी OECD के प्रिंसिपल्स क्या है। 1999 में आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद, अलग अलग कंट्रीज के लोगों से, अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्ट करने के बाद बनाए। These were later revised, उन जो उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए उनको रिवाइज भी किया गया 2004 में, फॉलोइंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन एंड आउटसाइड द OECD एरिया। अच्छा, इन एंड आउटसाइड द OECD एरिया का मतलब क्या है कि जो कंट्रीज OECD के दायरे में आ रही हैं उनके तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख ही लेंगे कि ये कंपनीज इन कंट्रीज के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे चल रही है, लेकिन जो कंट्रीज OECD के दायरे में नहीं आ रही हैं, इन 36 कंट्रीज के अलावा कितनी सारी कंट्रीज ऐसी जो OECD के मेंबर नहीं है, वो उनकी भी ट्राई करेंगी, कोशिश करने के लिए कि उनकी भी गवर्नेंस प्रैक्टिस कैसे चल रही है पता लगाएं। सिंस देयर लॉन्च द प्रिंसिपल हैज फॉर्म द वेरी बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव इन बोथ द OECD एंड नॉन OECD कंट्रीज अलाइक। आ गई ना बात, जब इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए तो इन्होंने कहा कि ये बेसिस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, हर एक कंट्री को फॉलो करना चाहिए, भले ही वो हमारी OECD की मेंबर है या नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, आपकी इंडस्ट्रीज को हेल्प मिलेगी। They represent the minimum standard that countries with different traditions have agreed on, being applicable to countries with a civil and common law tradition without being unduly perspective। आ गई ना विदाउट, देखो लिखा ना, इन्होंने ज्यादातर क्या करा, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करे। देखो हर एक देश में रहने सहने का तरीका अलग है, तो कुछ चीजें जो ऐसी हैं कॉमन है उनको उठाकर उसके बेस पे इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स बनाए ताकि हर कंट्री में फॉलो हो सके, क्योंकि हर एक कंट्री का डिफरेंट सिस्टम, रहने सहने का सिस्टम, कल्चर डिफरेंट है, और इंडस्ट्रीज में वर्क करने का कल्चर भी डिफरेंट है, तो इसलिए उन्होंने कॉमन तरीके से बनाने की कोशिश करी ताकि बहुत सारी कंट्रीज इसको फॉलो कर सके। नीचे आते हैं, अगर हमसे बात करें आगे, द प्रिंसिपल्स हैव बीन डिवाइज्ड, डिवाइज्ड वर्ड जो लिखा है यहाँ पे, डिवाइज्ड का मतलब होता है फॉर्मुलेटेड, डिवाइज मींस फॉर्मुलेटेड, डिवाइस का मतलब क्या होता है, फॉर्मुलेटेड। द प्रिंसिपल्स हैव बीन डिवाइज्ड विद 4 फंडामेंटल कंसेप्ट्स, इनके 4 मेन कंसेप्ट थे इन द माइंड। तो 4 कंसेप्ट क्या है, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। जरा अब इसको लिख देते हैं, 4 मेन कंसेप्ट्स इन रूल्स। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, थर्ड फेयरनेस एंड फोर्थ ट्रांसपेरेंसी। इसको अब इसको तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव डिवाइज्ड। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, इन्होंने कंपनी लॉ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेस पे, सेबी ने भी, आपको पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन है, कंपनी लॉ में भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रखी है, ये काम डायरेक्टर्स करेंगे, आपने पढ़ा था ना कंपनी लॉ में,
रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है, कौन सा काम डायरेक्टर करेगा, कौन सा काम शेयर होल्डर करेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने का काम इन्होंने सौंपा। अकाउंटेबिलिटी, हर एक कंपनी आंसरेबल है। आपने देखा होगा अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर दे तो उसके ऊपर म्युनिसिपल एक्शन होता है, हर एक कंपनी अकाउंटेबल है। फेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, फेयरनेस कैसे होगी? हर एक कंपनी जेन्युइन अकाउंटिंग करे, जेन्युइन प्रोविजन करे, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है? आज की डेट में कोई भी कंपनी कोई भी काम करती है तो उसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट बना देते हैं। कोई भी कंपनी जो भी बैलेंस शीट वगैरह फाइल करती है, अपने रिकॉर्ड्स फाइल करती है, वो सारे एमसीए के पोर्टल पे अपलोड हो जाते हैं और कोई भी बंदा जाके इंस्पेक्शन कर सकता है। मतलब ट्रांसपेरेंसी है। तो मैं दिखा भी देता हूं। एमसीए की साइट पे अगर मैं तुम्हारे को लेकर जाऊंगा, तो अगर हम एमसीए की साइट पे जाएंगे तो अगर यहां पे देखो, एमसीए की साइट के अंदर, तो मैं नीचे की तरफ दिखाता हूं, थोड़ा सा नीचे, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स राइट साइड पे रहा। आप किसी भी कंपनी की इंस्पेक्शन कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी है। किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट, बैलेंस शीट वगैरह निकालना चाहो, यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दो, कंपनी का सिन नंबर डाल दो, आपका यहाँ पे इसकी जो डिटेल लिखी है वो डाल दो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट डाल दो कौन सी, और सबमिट कर दो, फिर वो फीस मांगेगा, निकाल लो, बस। तो बहुत ट्रांसपेरेंसी है आज के डेट के अंदर। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन 4 प्रिंसिपल्स पे चलती है, फंडामेंटल कंसेप्ट्स पे चलती है। दे आउटलाइन द फॉलोइंग, और वो प्रिंसिपल्स में क्या कहा गया? द बेसिस फॉर एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। इन 4 प्रिंसिपल्स के बेस पे, 4 कंसेप्ट के बेस पे रूल्स बनाए गए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स बनाए गए, जिसमें उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क सेट करा, शेयर होल्डर्स के राइट्स बांटे, शेयर होल्डर्स पे क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। अच्छा, इक्विटेबल कैसे? तुमने देखा है कि कंपनी में वोटिंग अधिकार सबको मिलता, सबका अधिकार इक्वल है, भले ही वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो, छोटा शेयर होल्डर हो, मतलब उसके पास 1-2% शेयर हो, भले ही वो मेजोरिटी शेयर होल्डर जिनके पास 70-80% शेयर हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको इक्वल अधिकार दिए, इक्विटेबल ट्रीटमेंट दिया है सबको। ऐसा नहीं कोई कोई जाति का भेदभाव नहीं है, कोई शेयर होल्डिंग का भेदभाव नहीं है। रोल ऑफ स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म देन शेयर होल्डर। जब हम बोलते हैं स्टेक होल्डर, तो स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म है शेयर होल्डर से। स्टेक होल्डर के अंदर एवरीथिंग आ गई। स्टेक मींस दाव, दाव पे लगा होना, कुछ दाव पे लगा होना। स्टेक होल्डर में जिसका कंपनी में कोई ना कोई इंटरेस्ट है, जैसे एग्जांपल कंपनी के एम्प्लॉइज, वो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। एग्जांपल कंपनीज के डायरेक्टर्स, एग्जांपल कंपनी के वेंडर्स, एग्जांपल कंपनी के क्रेडिटर्स, ये सब क्या है? कंपनी के स्टेक होल्डर्स। कंपनी के कस्टमर्स भी उसके स्टेक होल्डर हैं। तो क्या कहता है, रोल क्या रहेगा स्टेक होल्डर्स का? डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, कितने कितने टाइम पे डिस्क्लोजर देना। तो मैं एक चीज और नॉलेज के लिए बता दूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स की वजह से आज की डेट में हर एक कंपनी को, जैसे अनलिस्टेड कंपनीज हैं, क्योंकि वो छोटे लेवल पे काम करती हैं, तो उनको तो आज भी एनुअल बैलेंस शीट फाइल करनी होती है, एनुअली रिकॉर्ड्स फाइल करने होते हैं। लेकिन लिस्टेड कंपनीज को आज भी क्वार्टरली अनऑडिटेड, हर एक लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली रिपोर्ट्स फाइल करनी होती हैं, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी होती हैं क्वार्टरली बेसिस पे, और साथ में लिस्टेड कंपनीज को, और साथ में हाफ ईयरली बेसिस पे 6 मंथ्स की ऑडिटेड भेजनी होती है, हाफ ईयरली पे 6 मंथ्स की ऑडिटेड। तो तुम एक चीज सोचो, और फिर पूरा साल कंप्लीट होने के बाद, 1 साल के बाद फिर फुल फाइनल ईयर वाली ऑडिट भेजनी होती है। कितनी ट्रांसपेरेंसी, हर एक क्वार्टर की परफॉर्मेंस भी भेजेंगी, हाफ ईयरली की भी भेजेंगी, पूरे ईयर की भी भेजेंगी। ट्रांसपेरेंसी कितनी ज्यादा है, डिस्क्लोजर कितने ज्यादा है, ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनी रहे, कंपनी अच्छे तरीके से चलती रहे, फ्रॉड ना करे। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फ्रॉड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, वो सब उसमें लिखी हुई है। द 2004 रिविजन कवर्ड मेन 4 मेन एरियाज। वो क्या बोलता है, जब 2004 में ओईसीडी के प्रिंसिपल्स को रिवाइज किया गया, तो उसमें ये 4 एरियाज को कवर किया गया। ये वैसे मेरे को लगता नहीं है, लिख लेना इसके ऊपर, नॉट फॉर एग्जाम, मेरे को लगता नहीं आएगा, लेकिन ठीक है पहले पढ़ लेते हैं। 4 एरियाज क्या क्या थे जो उनको उन्होंने कवर करे? पहला, न्यू सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए। किस चीज के लिए प्रिंसिपल्स बनाए उन्होंने 2004 के अंदर रिवाइज करके? ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू अंडरपिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट। इस लाइन का मतलब क्या है? उन्होंने नए प्रिंसिपल्स बनाए, किस चीज को लेकर? ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू अंडरपिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मींस प्रोसीजर्स फॉर इंप्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जाएगा, उस कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उसके लिए भी प्रिंसिपल्स बनाए। जैसे एग्जांपल लेके तुम्हारे से बात करूं,
अगर तुमने देखा हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये लोग क्या करते हैं, उसके लिए रूल्स बनाए, ये लोग उसके लिए ट्रेनिंग्स देते हैं, वेबिनार्स करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं, ओईसीडी वाले सेशंस लेते हैं ताकि इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है, उसके बारे में बताया जाता है। एडिशनल प्रिंसिपल टू स्ट्रेंथन द एक्सरसाइज ऑफ informed ownership by shareholders that call on institutional investors to disclose their corporate governance policies and to strengthen their rights of shareholders when choosing board members। आपको पता होगा कंपनी में डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। किसको, डायरेक्टर्स को। तो डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, तो शेयर होल्डर्स जब अपॉइंट करेंगे तो डायरेक्टर्स से बहुत सारी चीजें वो मांगेंगे, डायरेक्टर्स का बैकग्राउंड, डायरेक्टर ने कोई फ्रॉड तो नहीं करा, बहुत सारी चीजें, तो उसके लिए वो क्या क्या मांगे क्या क्या नहीं मांगेंगे, उसके लिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स बनाए उन्होंने, एडिशनल प्रिंसिपल्स बनाए हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन द प्रिंसिपल्स टू इनफोर्स बोर्ड ओवरसाइट एंड एनहांस बोर्ड मेंबर्स इंडिपेंडेंट जजमेंट। एनहांस मींस इंक्रीज, बोर्ड की पावर्स को इंक्रीज करा ताकि वो कंपनी के ऊपर ध्यान रखें कि कंपनी के अंदर सारी चीजें ढंग से हो रही है नहीं हो रही। जैसे तुम्हारे को मैं बताता हूं, बोर्ड के लिए बोर्ड को ये बोला गया कि डायरेक्टर्स, देखो पहले सपोज मान लो कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, तो सारे डायरेक्टर इकट्ठे नहीं देख पाएंगे, तो डायरेक्टर्स को ये बोला कि आप कंपनीज में जो भी काम करो कमेटीज बना लो, और कमेटीज की फॉर्म में काम करो, कमेटीज बना लो। जैसे कंपनी में ऑडिट कमेटी है, जैसे कंपनीज के अंदर अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो अलग अलग कमेटी बनी हुई है, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी, एनआरसी कमेटी बोलते हैं उसको। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी के अलावा, ऑडिट कमेटी के अलावा कंपनी में स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है, और ये सब मैंडेटरी कमेटीज हैं भाई, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी कमेटीज हैं। आप लोग मेरे से डायरेक्टर्स वाले चैप्टर पढ़ चुके हो, ऑडिट कमेटी का सेक्शन 177 है, राइट। इसका 178 1 से लेकर 4 तक है, इसका 178 4 से लेकर 8 तक है, 5 से लेकर 8 तक है। इसका मतलब ऑडिट कमेटी, ये क्या कर रहे हैं, इससे बोर्ड की इंडिपेंडेंट ओवरसाइट पावर बढ़ गई। ऑडिट कमेटी क्या करती है, ऑडिट कमेटी ऑडिट नहीं करती, ऑडिटर को अपॉइंट करना, उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, उसको रेकमेंड करना, अपॉइंट भी नहीं करती ऑडिटर को, अपॉइंट शेयर होल्डर्स करते हैं, लेकिन ऑडिटर कौन होगा, उसको रेकमेंड करना, उसका बैकग्राउंड चेक करना। नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी, डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट होंगे उनका बैकग्राउंड वगैरह चेक करना। स्टेक होल्डरशिप कमेटी, कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं या कंपनी में किसी को कोई प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स वगैरह को, तो उनकी ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करवाते हैं। तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, सारे ये लोग ओवरसाइट कर रहे हैं, जिसकी जो जो प्रॉब्लम है अपनी कमेटी बनाकर निपटा रहे हैं। तो वो पावर इनकी बढ़ाई है कि इन्होंने इन रूल्स ने। न्यू एंड स्ट्रेंथन प्रिंसिपल टू कंटेन कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट through enhanced disclosure and transparency, for example related party transactions, thus making auditors more accountable। अच्छा, आपको पता होगा कंपनीज के अंदर जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं, आरपीटीज, सेक्शन 188 है उसका कंपनीज एक्ट के अंदर। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको पता है, एक पार्टी अगर जैसे सपोज एक बंदा कंपनी का डायरेक्टर है, मान लो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है मान लेते हैं, मिस्टर ए इस कंपनी का डायरेक्टर है, और ये क्या कर रहा है, इस कंपनी की चीजें, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स अपने रिलेटिव्स को सेल कर रहा है सस्ते रेट पे, चीप रेट पे, क्योंकि अल्टीमेटली इसका नुकसान थोड़ी हो रहा है, अल्टीमेटली चूना किसको लगवा रहा है, कंपनी में पैसा किसका लगा, शेयर होल्डर्स का, उनका नुकसान करवा रहा है डायरेक्टर। तो लॉ कहता है अगर ऐसे कोई फ्रॉड हुए में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई भी है और इसने फ्रॉड करे हैं और बिना आरपीटी के सेक्शन को फॉलो करे, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सेक्शन 188 फॉलो करो या तो, और 188 में लिखा हुआ है कंपनी ऐसा कोई भी काम करेगी तो उसको ओआर पास कराना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना है। और अगर शेयर होल्डर्स से ओआर कौन पास करते हैं, शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर्स खुद ही एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई सस्ते में बेच लो, डायरेक्टर्स को परमिशन दे रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर इन्होंने, कंपनी ने बिना सेक्शन 188 फॉल करे हुए, 188 के अंदर आए हुए, अगर इन्होंने रिलेटिव्स को सस्ते में माल बेचा या कंपनी के साथ कोई भी खिलवाड़ करा है, तो उस केस में ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो ऑडिट रिपोर्ट में बताए कि कंपनी ने डिस्क्लोजर्स, ऑडिट रिपोर्ट में बताया कि कंपनी ने रिलेटेड पार्टी के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करा एंड वायलेट करके इन्होंने ट्रांजैक्शंस भी करी हैं। इसका मतलब ऑडिटर के लिए भी डिस्क्लोजर्स बढ़ा दिए गए हैं, ऑडिटर्स के ऊपर भी लिखा है। फॉर एग्जांपल, दस मेकिंग ऑडिटर्स मोर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स एंड प्रमोटिंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस।
ऑडिटर की इंडिपेंडेंस बढ़ गई और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए वो ऑडिटर मोर अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मींस आंसरेबल है। वो शेयर होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने फ्रॉड तो नहीं करा, कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये तो नहीं करा, क्या कहते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वगैरह तो नहीं करी बिना सेक्शंस को फॉलो करे हुए, ऐसे कोई फ्रॉड तो नहीं करे। तो ये सब कौन बताएगा? ये बताएगा कौन भाई साहब बताएंगे? हमारे ऑडिटर भाई साहब बताएंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस आफ्टर सत्यम स्कैम। अब ये क्या जरा देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सत्यम का केस भी समझते हैं क्या है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आफ्टर सत्यम, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सेकंड फेज रिफॉर्म्स। सत्यम स्कैम हुआ था, एक कंपनी हुआ करती थी इंडिया के अंदर सत्यम कंप्यूटर्स, और बहुत फेमस, जैसे इन्फोसिस विप्रो है ऐसे ही हुआ करती थी सत्यम कंप्यूटर्स, सत्यम कंप्यूटर्स। और इन्होंने फ्रॉड करा था सन 2009 के अंदर, इनका फ्रॉड पकड़ा गया था। फ्रॉड क्या था? बेसिकली इन्होंने विंडो ड्रेसिंग की थी। पहले फ्रॉड पता होगा तब कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ आएगी। विंडो ड्रेसिंग की थी। विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझ आता है? फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्या किए थे? फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स। एक्चुअल में क्या हो रहा था, जो सत्यम कंप्यूटर्स का जो कंपटीशन हुआ करता था, इनका जो कंपटीशन था वो होता था किससे? अगर मैं तुम्हारे को बात बताऊं तो इनका कंपटीशन होता था इन्फोसिस से, इनका कंपटीशन था विप्रो से, HCL से, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी से इनका कंपटीशन था। अब इनको क्या हुआ कि अदर कंपनीज की सेल बढ़ती चली जा रही थी, बाय चांस भगवान इनका साथ नहीं दे रहा था या क्या हो रहा था, इनकी सेल डाउन हो रही थी। अब इनको लगा यार ऐसे सेल डाउन हो रही है, तो जब किसी की कंपनी का प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस जो है इनका मार्केट के अंदर, उसकी वैल्यू भी डाउन होने लगेगी। और ये चाहते थे ऐसा ना हो, तो इन लोगों ने फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स करने शुरू करे। फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स करने का मतलब क्या होता है? इन्होंने फेक प्रॉफिट दिखाने शुरू करे कंपनी के अंदर, और फेक बैलेंस शीट वगैरह बनाई, फेक प्रॉफिट दिखाए। कंपनी एक्चुअल में लॉसेस में थी और इन्होंने फेक प्रॉफिट दिखा दिखाकर लोगों को दिखाया हमारी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, बढ़ती चली जा रही है। जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी कंपनी का मार्केट में शेयर का प्राइस शूट अप करता चला गया। क्योंकि लोगों को क्या लग रहा है, शेयर प्राइस क्या होता चला गया? शूट अप। क्योंकि लोगों को क्या लग रहा है कि इनकी कंपनी ग्रो कर रही है। अब जब कंपनी ग्रो कर रही है, इनके शेयर का प्राइस शूट अप कर रहा है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इनकी कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर दिया। लोगों को लगा यार कंपनी बढ़िया ग्रो कर रही है। एक रात को क्या हुआ, ये फंसते भी ना, इनके जो मेन प्रमोटर थे राजू भाई साहब, उनका नाम था राजू, और इसके अलावा राजू, इनका पूरा नाम मैं तुम्हें बताता हूं, सत्यम कंप्यूटर्स का मैंने भी केस, सत्यम कंप्यूटर्स का पूरा फ्रॉड खोल रखा है। कहां है उनका नाम? रामालिंगा, क्या नाम था उसका, जो मेन जो इनके वो थे सत्यम कंप्यूटर्स, ये लिखा राजू रामालिंगा, आ गए ना, राजू रामालिंगा। राजू रामालिंगा इनके जो मेन थे वो प्रमोटर थे, और वो इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे। कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है, और ये एक रात को, एक डे में, वन नाइट के अंदर, मतलब एक दिन में, मतलब ऐसे मतलब वन डे के अंदर ही, डे नाइट लिखना बेकार रहेगा, एक दिन के अंदर ही इन्होंने सारे के सारे शेयर किसी और को बेच दिए। लोगों को लगा यार कंपनी ग्रो कर रही है, प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, और प्रमोटर जो है इसके शेयर बेच बेच के निकल गए सारे। ऐसा क्या चक्कर है कि प्रमोटर सारा पैसा निकाल कर निकल गया? कुछ तो गड़बड़ी है, उसने मेजर स्टेक निकाल लिया। और क्या हुआ, देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। देन इन्वेस्टिगेशन चालू होने के बाद पता लगा कि इस कंपनी में एक्चुअल में प्रॉफिट्स थे ही नहीं, ये कंपनी लॉस में थी। कंपनी ने विंडो ड्रेसिंग की हुई थी, मतलब अकाउंट्स को फैब्रिकेट किया हुआ था और फेक प्रॉफिट दिखाए हुए थे, जिसकी वजह से इनका शेयर का प्राइस शूट अप कर रहा था। अब जैसे ये पैसा लेके भागा और मार्केट में खबर आई, जब इन्वेस्टिगेशन पता लगा फ्रॉड कर रहा था, इनके शेयर का प्राइस डाउन आता चला गया। अब डाउन आता चला गया, मान लो किसी बंदे ने इनकी कंपनी का शेयर 1000 रुपया खरीदा है, वो गिरता 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 100 रुपए तक पे आने लग गया, वो नीचे 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 आता चला गया। अब सोचो किसी बंदे ने 1000 रुपए के शेयर के हिसाब से अगर 1 लाख शेयर खरीदे हो, और अगर वो 100 रुपए का शेयर हो जाए, वो तो कंगला हो गया। और कितने लोग तो ऐसे इन्होंने घर बार बेच के पैसा लगा दिया था, उनको लगा कंपनी ग्रो कर रही है। इन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा चूना लगाया, और बेसिकली चूना लगाने वाला अकेला ये थोड़ी है, ऑब्वियसली बात है सीए सीएम में मिले होंगे यार, उनके बिना तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता। जब ऑडिटर्स ने ठप्पा कैसे लगाया, जब बैलेंस शीट हर साल फाइल होती है, इसका मतलब ऑडिटर्स ने फेक साइन करे, फेक ठप्पे लगाए। तो उनके चक्कर में खाली रामालिंगम राजू अंदर नहीं गए, साथ में 9 लोग और गए, जरा नीचे पढ़ो। ऑन 9 अप्रैल 2015 राजू एंड 9 अदर्स, फ्रॉड तो सन 2009 में पकड़ा गया था,
लेकिन वो केस चलते 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 उनको सजा बाद में मिली। ऑन 9 अप्रैल 2015 राजू एंड 9 अदर्स वर फाउंड गिल्टी। तो देखो 2009 से केस चला था, 2015 में उनको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया, राजू के साथ में 9 बंदों को अलग, और उनको 7 साल की, और इसमें लिखा किस लिए, गिल्टी ऑफ कोलैबोरेटिंग टू इन्फ्लेट कंपनीज रेवेन्यू। आ गई ना बात, कंपनी के रिवेन्यू को इन्फ्लेट करा, जान के झूठा दिखाया, एक्चुअल में कंपनी वाज इन लॉसेस, फॉल्सिफाइंग अकाउंट्स, झूठे अकाउंट्स थे। अच्छा, और उसकी वजह से जब प्रॉफिट्स कम दिखा रहे थे तो इनकम टैक्स भी कम पे करना पड़ा, तो झूठी इनकम टैक्स रिटर्न भरी, झूठे इनवॉइसेस दिखाए, सब कुछ झूठा दिखाया, जिसकी वजह से इनको 7 साल की जेल हो गई हैदराबाद कोर्ट के अंदर। और लेटर ऑन हु वाज द ऑडिटर ऑफ सत्यम स्कैम, पीडब्ल्यूसी। ये भी देख लो, इस फ्रॉड में कौन, बिग फोर थी, इनकी ऑडिटर कौन थी, पीडब्ल्यूसी थी। बिग फोर थी, बिग फोर, लोगों का सपना है बिग फोर में जाने का। अभी तुमने थोड़े टाइम पहले देखा होगा डिलॉयट भी फंसी है आईएलएफएस के केस के अंदर, जो आईएलएफएस कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी के अंदर, उसके फ्रॉड में डिलॉयट फंसी थी, है ना। और इस वाले केस के अंदर अगर तुम देखो तो पीडब्ल्यूसी फंसी हुई है, किसके केस में, सत्यम कंप्यूटर्स के केस में। तो इंडिया में बिग फोर ही अच्छी नहीं चल रही है, तो लोग बिग फोर पे इतना ट्रस्ट करते हैं, बिग फोर ही आए दिन फ्रॉड में फंसती है, हालात देखो। और ये इनके ऑडिटर्स थे और ऐसे ऐसे करके इनको सजा मिली। और तुम एक चीज और बता दो, इसका इतना बड़ा नुकसान हुआ कि जो सत्यम कंप्यूटर्स का जब ये फ्रॉड पकड़ा गया तो सेबी ने पीडब्ल्यूसी को, पूरी की पूरी पीडब्ल्यूसी को डिबार कर दिया, डिबार कर दिया कि आज के बाद ये लिस्टेड कंपनी को ऑडिट नहीं करेंगे 5 साल तक, लिस्टेड कंपनी को ऑडिट नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑडिट नहीं करेंगे 5 साल तक। जिसके अंदर बहुत सारे ऑडिटर्स ने रिक्वेस्ट भी लगाई कि एक पीडब्ल्यूसी के अंदर सर हजारों ऑडिटर है, मान लो 10,000 ऑडिटर है एक पीडब्ल्यूसी के अंदर, उन्होंने बोला सर फ्रॉड करने वाले सत्यम के अंदर 15-20 होंगे, आप सबको सजा क्यों दे रहे हो। उन्होंने सेबी से रिक्वेस्ट भी करी, क्योंकि उन्होंने तो पूरी पीडब्ल्यूसी को डिबार कर दिया था, लेकिन सेबी ने इनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने ये बोला सेबी ने कि तुम ये जब 15 ऑडिटर गए हैं अपने नाम से नहीं गए, पीडब्ल्यूसी के नाम से गए हैं, तो हम पीडब्ल्यूसी को ही फ्रॉड में मानेंगे। तो ये इतने बड़े बड़े केसेस के अंदर, और इनको पेनल्टी देने के ऊपर पेनल्टी जो लगी वो अलग लगी, वो सब कुछ हुआ। तो तुम्हें ये पूरा मैंने सत्यम का पहले फ्रॉड समझा दिया हुआ क्या था। अब ये सब ना हो उसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स आए, तुम्हारे को मैंने पूरा समझा दिया। और ये फ्रॉड वगैरह किसने पकड़े थे, ये फ्रॉड वगैरह पकड़े थे एक अथॉरिटीज ने और बहुत सारे लोगों ने पकड़े मीनवाइल। और इस पूरे कोर्स जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो सीआईआई, अगर आप सुना हो, सीआईआई एक अथॉरिटी है। सीआईआई की फुल फॉर्म अगर आप लोगों को पता हो तो वो क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये सीआईआई क्या है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन काम ही क्या होता है, गवर्नमेंट को इट हेल्प्स गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट को और इंडस्ट्रीज को कैसे हेल्प करती है, थ्रू एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव प्रोसेस। मतलब इंडस्ट्रीज को चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंडस्ट्रीज को कैसे भी प्रॉब्लम आ रही है, सरकार को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इन्होंने अपने एडवाइजर्स बिठा रखे हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ाना है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, कैसे ग्रो करना है, ये हेल्प करते हैं, इन्होंने अपने एडवाइजर्स बिठा रखे हैं, ये एक इंडस्ट्री है। तो सीआईआई ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा सत्यम कंप्यूटर्स को उठाने के अंदर। सत्यम कंप्यूटर को बाद में, तुम्हारे को एक चीज और बता दूं नॉलेज के लिए, सत्यम कंप्यूटर का कंट्रोल ले लिया था किसी और कंपनी ने, सत्यम टेक ओवर लिख देते हैं, टेक महिंद्रा ने करा था, टेक महिंद्रा ने, देन उसके बाद सत्यम का टेक ओवर करा। सत्यम कंप्यूटर जब फ्रॉड में आ गई तो टेक महिंद्रा ने, कि इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो और इस कंपनी को वापस उठाएं, तो टेक महिंद्रा, आपको समझ आता है, महिंद्रा का जो टेक वाला ग्रुप है, उन्होंने इनका टेक ओवर करा ताकि इस कंपनी के इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो, हम इस कंपनी को बंद नहीं होने देंगे, चलाएंगे अपने हिसाब से चलाएंगे और इस कंपनी को वापस ग्रो कराएंगे ताकि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो डूबे ना। टेक महिंद्रा ने इसका टेक ओवर करा था। अभी आपको पूरा सत्यम का फ्रॉड समझ आ गया। अब जरा देखो, इंडिया कॉर्पोरेट्स को हम सेकंड फेज ऑफ रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, क्योंकि 2009 के बाद, इससे पहले वाले रिफॉर्म्स आपको पता अलग से बन चुके थे। इंडिया में रिफॉर्म्स आए 2004 के अंदर, 2009 में दोबारा इस फ्रॉड के बाद दोबारा से सब कुछ सेट किया गया। सीआईआई ने पोर्ट अपनी टास्क एक्शन फोर्स बनाई, उन्होंने रिकमेंडेशन दी और उन्होंने बोला सत्यम एक वन ऑफ इंसिडेंट है, उन्होंने क्लियर कट बोला, अदरवाइज इंडस्ट्रीज अच्छी चल रही हैं, लीगल मैनर में काम कर रही हैं। सत्यम ने जो फ्रॉड करा वो और इंडस्ट्रीज ने ऐसा नहीं करा सत्यम स्कैंडल के अंदर।
देन इन्होंने कंसल्ट करने के बाद नारायण मूर्ति जी के साथ, एंड इन एडिशन CII द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज, एक इंडिया में नेशनल एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन बनी हुई है सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज के लिए, नेसोकैम नाम है एसोसिएशन का, और उसको जो हेड करते हैं, उसके जो हेड थे वो चेयरपर्सन थे, वो है NR नारायण मूर्ति जी। वही नारायण मूर्ति, अब आपको पता ही है कौन है नारायण मूर्ति। अगर आपको पता हो, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था नारायण मूर्ति जी के बारे में। नारायण मूर्ति जब भी आप पढ़ो तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, ये रे, कि वो एक फिलेंथ्रोपिस्ट है। और नारायण मूर्ति जी के बारे में, ही इज द फाउंडर मेंटर, ही इज द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। आपको पता ही है इन्फोसिस के बारे में, नारायण मूर्ति जी को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। तो यही एक वो, क्योंकि वो उसके तो है ही, साथ में एक एसोसिएशन बनी हुई नेस्कॉम, उसके भी वो चेयरपर्सन है, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस एंड अ लीडिंग फिगर इन इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स। द कमिटी इशूड इज रिकमेंडेशन मिड 2010 फोकसिंग ऑन स्टेक होल्डर्स इन द कंपनीज। उन्होंने क्या करा, रिकमेंडेशन दी, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि कंपनी को बंद मत करो, कंपनी को चलने दो, कंपनी के स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो स्टेक होल्डर्स परेशान हो। देखो अगर कंपनी बंद कर दी तो बहुत नुकसान हो जाएगा इन्वेस्टर्स का, और बहुत सस्ते रेट पे उनको पैसे देके बाहर कर दिया जाएगा। तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी, कंपनी का टेक ओवर करवाओ। देन उसके बाद आपको पता है रिकमेंडेशन के बेस पे टेक महिंद्रा ने इनका टेक ओवर करा। और इसके अलावा उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि इस कंपनी के शेयर होल्डर साइड को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कंपनी को कैसे ग्रो किया जा सकता है। ICSI ने भी अपनी बहुत सारी गवर्नेंस रिकमेंडेशन दी, और उसके अलावा सत्यम के ऊपर क्विक एक्शन लिया गया MCA के द्वारा भी और सेबी के द्वारा भी। फिर सेबी ने और क्या करा, रिपोर्ट्स बनाई, सेबी ने भी कुछ एक्शंस लिए। सेबी ने एक्शंस क्या लिए और MCA ने क्या क्या एक्शन लिए, अब दोनों के एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। दोनों ने क्या क्या एक्शंस लिए, सेबी के एक्शंस क्या थे और MCA के एक्शंस क्या थे, अब दोनों के बारे में पढ़ते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कह रहा है, सेबी ने क्या क्या एक्शंस लिए। सेबी ने प्रपोजल्स रखे सन 2009 के अंदर अपने, जो कि जब ये फ्रॉड हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपने प्रपोजल्स रखे। किस चीज के लिए प्रपोजल्स रखे, अपॉइंटमेंट ऑफ CFO बाय द ऑडिट कमेटी आफ्टर असेसिंग द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट। उन्होंने ये बोला कि ऑडिट कमेटी को ये बोला कि अब जो कंपनी में CFO अपॉइंट होगा उसे ऑडिट कमेटी अपॉइंट करेगी। ये उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, क्या दी थी रिकमेंडेशन, कि कंपनी में जो CFO अपॉइंट होगा उसे ऑडिट कमेटी अपॉइंट करेगी, और वो ऐसे कैसे किसी को भी अपॉइंट नहीं कर लेगी, उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका बैकग्राउंड चेक करेगी। हालांकि तुम्हें प्रैक्टिकली बता दूं ये बात इंप्लीमेंट हुई नहीं। अगर मैं आज के हिसाब से कंपनी लॉ के प्रोविजन बताऊं आप लोगों को CFO के, तो वहां पे लिखा हुआ है CFO मींस अ पर्सन हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सच। और डेजिग्नेट कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब CFO को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, आज की डेट के अंदर ऑडिट कमेटी अपॉइंट नहीं करती। हालांकि सेबी ने उस टाइम पे एक्शन लेके ये बोला था कि CFO को अपॉइंट करो, उसकी क्वालिफिकेशन चेक करो, उसका एक्सपीरियंस चेक करो, बैकग्राउंड चेक करो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में जो CFO बन जाते हैं सारा फाइनेंस का लेन देन उनके हाथ में होता है, तो वो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली तुम्हें बताऊं तो बहुत सारी कंपनीज तो CA CMA CS को ही CFO बनाती हैं, लेकिन जो अभी भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो CFO पढ़े लिखे लोगों को नहीं बनाती, अपने रिश्तेदारों को बना देती हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी एक क्लाइंट कंपनी थी, उस कंपनी का जो CFO था वो 12वीं पास था, खाली 12th पास था वो, और CA उसके नीचे काम कर रहे थे। वो क्या ही देखता होगा, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो डायरेक्टर का साला था, डायरेक्टर का वो साला था, इसलिए उस कंपनी का वो CFO था, उन्होंने बनवा दिया। तो प्रैक्टिकली बहुत चीजें लग चलती है, और क्या कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पे फ्रॉड हुआ उस टाइम सेबी ने रिकमेंडेशन दी थी कि आज के बाद ऑडिट कमेटी ही अपॉइंट करेगी CFO, की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड चेक करने के बाद। रिकमेंडेशन किस चीज के लिए दी थी, कि लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये रिकमेंडेशन फिर बाद में इंप्लीमेंट की जाती, लेकिन ये हुई नहीं। नेक्स्ट थी रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिट पार्टनर्स आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ये चीज इंप्लीमेंट हो गई है। आपने पढ़ा था कि एक कुछ क्लास ऑफ कंपनीज उन्होंने बता रखी हैं, कंपनी लॉ के अंदर कुछ क्लास बता रखी हैं। उन कंपनीज के अंदर एक बार अगर ऑडिटर वहां पे अगर इंडिविजुअल है तो वो 5 साल के लिए मैक्सिमम काम कर सकता है, मैक्सिमम 5 ईयर्स। और अगर वो फर्म है तो वहां पे मैक्सिमम 10 साल के लिए, मतलब 5 ईयर की एक टर्म है, और एक टर्म तक के लिए काम कर सकता है मैक्सिमम। और अगर वो फर्म है तो वो 2 टर्म के लिए काम कर सकती है, तो 2 टर्म मींस 10 साल तक के लिए मैक्सिमम काम कर सकती है एज ऑडिटर। और उसके बाद दोनों को ही, अगर इंडिविजुअल है तो 5 साल की टर्म के बाद 5 साल का गैप डालना पड़ेगा, और अगर वो फर्म है तो उसको 2 टर्म के बाद 2 टर्म के बाद 5 साल का गैप डालना पड़ेगा, 5 ईयर्स का गैप डालना
पड़ेगा। तो इसका मतलब अच्छा ये गैप डालने वाली बात क्यों करी, इसका मतलब 5 साल अगर एक बार एक ऑडिटर बन के चला गया उस कंपनी में तो वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता, उससे पहले 5 साल का गैप डालना पड़ेगा, 5 साल के गैप के बाद वो दोबारा आ सकता है। ऐसा क्यों करा, पहले क्या होता था पुराने वाले कंपनीज एक्ट में 1956 वाले के अंदर एक ऑडिटर अगर एक बार अपॉइंट हो गया तो वो दामाद बन जाता था, उसको निकाला नहीं जाता था कंपनी से। अब जब वो फ्रॉड जितने मर्जी करे उसके फ्रॉड पकड़ेगा कौन, अगर एक ऑडिटर वहीं जमानों से चल रहा है 20 साल 30 साल से वही ऑडिटर चल रहा है तो उसके फ्रॉड को पकड़ेगा कौन, कोई दूसरा तो आ ही नहीं रहा उस कंपनी में। तो इसलिए नए वाले कंपनी लॉ में क्या कंसेप्ट लेके आया कि अगर एक ऑडिटर अगर इंडिविजुअल है 5 साल तक अगर उसने काम एज ऑडिट कर लिया एक कंपनी का तो 5 साल के बाद उसे गैप डालना पड़ेगा और इस 5 साल तक कोई दूसरा ऑडिटर आएगा ताकि वो चेक कर ले कि पहले वाले ऑडिटर ने कोई फ्रॉड तो नहीं कर रखे। फिर 5 साल के गैप के बाद जब ये वाला ऑडिटर चला गया और नया वाला आया, मान लो पहले ए था उसकी जगह बी आ गया नेक्स्ट 5 साल के गैप में, अब 5 साल ये वाले कंप्लीट होने के बाद अब चाहे तो ये ए को रख लें चाहे तो किसी सी को रख लें, इनकी मर्जी है। मतलब 5 साल के गैप के बाद एक ऑडिटर को जगह छोड़नी पड़ेगी 5 साल के लिए, और फर्म है वो 10 साल तक कर सकती है 2 टर्म तक, उसके बाद उसको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये सारी कंपनीज के लिए नहीं है, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए जो बड़ी बड़ी हैं। तो ले देखिए ये वाला जो कंसेप्ट था ये उस टाइम पे रेकमेंड किया गया था और ये फॉलो हो गया, और उस टाइम पे ये बोला गया था कि वॉलंटरी अडॉप्शन ऑफ IFRS को फॉलो करो, नॉर्मल इंडिया वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो मत करो, IFRS को फॉलो करो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। और तो मैं बता दूं कि आज की डेट में कंपनीज के ऊपर इंड AS मैंडेटरी है, सारी कंपनीज पे नहीं है, कुछ कंपनीज के ऊपर इंड AS, आपको पता होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नए AS आए हैं इंड AS। जो इंड AS हैं इसको हम शॉर्ट में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 2 हो गए हमारे पास, अब एक हो गए AS जो पहले से चलते आ रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक हो गए इंड AS। इंड AS जो बनाए गए हैं वो IFRS के साथ जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ पैरेलल करके बनाए गए हैं। IFRS एक स्टैंडर्ड्स बनाती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो ICAI बनाता है, ऐसे वर्ल्ड वाइड जो यूनिफॉर्म चलते हैं वो IFRS चलते हैं। हमारी कंट्रीज चाहें तो उनको फॉलो कर सकती हैं। तो अब जो इंडिया में नए AS बन रहे हैं इंड AS वो IFRS को पैरेलल करके बनाए जा रहे हैं, इसके बेस पे बनाए जा रहे हैं। तो लेकिन ये अब तो बन चुके हैं, अब तो 2015 में आए थे मेनली, और ये सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं थे, कुछ ही क्लास ऑफ कंपनीज पे एप्लीकेबल हैं। और जिन कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है उन कंपनीज को खाली AS फॉलो करने हैं, फिर उन्हें इंड AS फॉलो नहीं करने। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से करना चाहती हैं फॉलो इंड AS तो कर सकती हैं, क्योंकि इंड AS ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन उनके लिए मैंडेटरी नहीं है इन वाली कंपनीज के लिए जिन पे खाली AS लग रहे हैं। ले देखिए एक चीज तो क्लियर है, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे तो सब पे ही, बस किसी पे नॉर्मल AS लगेंगे किसी पे इंड AS लगेंगे, लेकिन लगेंगे तो सब पे ही। इंड AS सारी कंपनीज पे नहीं है, कुछ ही क्लास ऑफ कंपनीज पे हैं, वो कंपनीज एक्ट में पढ़ाया गया था। नेक्स्ट है इंटरिम डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट, ये तुम्हें पता ही है कि हाफ ईयरली बेसिस पे बैलेंस शीट अब भेजनी होती है ऑडिटेड वाली, और मैंने बताया था तुम्हारे क्वार्टरली भी भेजनी होती है अनऑडिटेड वाली, और फिर उसका साल खत्म होने के बाद तो भेजनी है। और लास्ट स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ टाइमलीनेस फॉर सबमिशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय लिस्टेड एंटिटीज एज रिक्वायर्ड अंडर द लिस्टिंग एग्रीमेंट। अब लिस्टिंग एग्रीमेंट की जगह पे अब तो लिस्टिंग रेगुलेशंस हो गई हैं, वो पहले लिस्टिंग एग्रीमेंट हुआ करता था। स्ट्रीमलाइनिंग मींस पैरेलल करना, और साथ में उन्होंने जो टाइम बाई, पहले क्या होता था सेबी के लॉस कुछ और बोलते थे अलग से, और जो लिस्टिंग एग्रीमेंट था वो कुछ और बोलता था। तो अब उन्होंने क्या करा है कि जो अब लिस्टिंग रेगुलेशंस बनाई हैं और जो सेबी एक्ट है और सेबी के जो लॉज है उनको पैरेलल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, पैरेलल। लिस्टिंग रेगुलेशन बनाई किसने, सेबी ने, तो अब उनको पैरेलल कर दिया गया। तो कह रहा है उसकी वजह से लिस्टिंग एग्रीमेंट अमेंड भी हुआ, लेकिन अब तो मैं क्या बताऊं, लिस्टिंग एग्रीमेंट अमेंड वाली बात ही खत्म हो गई। अब तो लिस्टिंग एग्रीमेंट भी हट चुका है, उसकी जगह क्या आ चुका है, LODR रेगुलेशंस आ चुकी है। फिर ये तो थी रिकमेंडेशन किसकी, ऊपर सेबी की। MCA ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी कि इंडिपेंडेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होनी चाहिए। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इंडिपेंडेंस मींस जो कंपनी का शेयर होल्डर है वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, जो कंपनी का डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। लोगों ने मतलब MCA ने रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसा कर दो, क्योंकि ना US में ऐसा चलता है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऐसा चलता है कि जो डायरेक्टर होते हैं वो शेयर होल्डर नहीं होते, जो शेयर होल्डर होते हैं वो डायरेक्टर नहीं होते, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। उससे फायदा क्या होता है, जिसका पैसा लगा वो, क्योंकि डायरेक्टर संभालता है मैनेजमेंट, शेयर होल्डर का होता है पैसा, तो जिसका पैसा लगा हुआ है कंपनी के अंदर वो ऑब्वियस सी बात है किसी भी हद तक जाएगा, उसका अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर अपना भला नहीं सोचेगा, वो सबका भला सोचेगा, अगर वो खाली डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं है तो। रिकमेंडेशन तो यही दी गई थी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब वो उनका कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, सारे के सारे डायरेक्टर्स। लेकिन प्रैक्टिकली चीज फॉलो हुई नहीं है, ये पहला पॉइंट फॉलो नहीं हुआ। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे, उनको बढ़ाओ, वो बढ़ गई है। मैकेनिज्म्स बनाओ, विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म्स, तुम्हें पता ही है, मैंने विसल ब्लोअर के प्रोविजंस कंपनी एक्ट में भी सेबी में ये आ चुके हैं। सेपरेट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इंक्लूड इश्यूएंस ऑफ फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर टू डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को अपॉइंट पहले ऐसे ही कर लिया जाता था, अब जब उन्हें अपॉइंट करो प्रॉपर फॉर्मल लेटर दो, कितना टाइम तक वो रहेंगे, क्या रहेगा सिस्टम, प्रॉपर उनकी सैलरी डिसाइड करो अपॉइंटमेंट लेटर में। नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंक्लूड और सेपरेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन सीईओ, चेयरमैन और सीईओ को सेपरेट करो, दोनों एक बंदा नहीं होगा, चेयरमैन अलग होगा, सीईओ अलग होगा, ये अलग हो चुके हैं कंपनी एक्ट में। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन नॉमिनेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी बनाओ जो डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करेगी। सुन लो मेरी बात, अभी मैंने तुम्हें बता भी दिया कि वो बन भी चुकी है। अभी हम पढ़ रहे सेक्शन 180 178 1 से लेकर 4 तक, एनआरसी कमेटी, नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी, वो नए कंपनी एक्ट में आई है। उसका काम होता है वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करती, रेकमेंड करती है कि उसके हिसाब से कौन होना चाहिए। नेक्स्ट, उन्होंने ये बताया कि एक क्वालिफिकेशन लिमिट कर दो सेट की, एक एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ डायरेक्टर, की एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, तो वो लिमिट सेट हो चुकी है, एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। अब आपको पता ही है दो लिमिट है, एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए बता रहा हूं। वो बात सेक्शन 149 में लिखी है। सेक्शन 149 ये बोलता है, दो सेक्शन है देख लो, एक है सेक्शन 149, एक है सेक्शन 145 165। सेक्शन 149 ये बोलता है कि एक कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, और एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। और सेक्शन 165 ये बोलता है कि एक डायरेक्टर, मान लो ये कितनी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, तो ए मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। तो एक डायरेक्टर कितनी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, 20, एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, 15। ये लिमिट्स भी सेट हो चुकी हैं। टेन्योर कितना रहेगा डायरेक्टर्स का, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस को हर साल इवैल्यूएट किया जाए, इसके लिए भी प्रोविजंस बन चुके हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर साल अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन देंगे, बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या काम करे, कैसे करे। और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स मीन सीए की पावर बढ़ाई गई है, उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ाई गई हैं। ये वॉलंटरी मेजर्स थे। अब इसके बाद क्लॉज 49 है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारे सीएमए के मॉड्यूल में डाला हुआ, मेरे को इसका लॉजिक समझ नहीं आया, 6 साल हो गए इसको ऑमिट हुए और अब भी पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद ये क्लॉज 49 रिवाइज हुई, अपने आप पढ़ लेना एक बार क्या था इसके अंदर। तुम्हें मैंने बता भी दिया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था कि कंपनीज कैसे चलेंगी, अच्छे से चलनी चाहिए, ढंग से रूल्स फॉलो करें। सेबी लेके आया था, लिस्टिंग एग्रीमेंट का क्लॉज 49 है। अब आपको पता है इसको रिप्लेस करके क्या आ चुकी है, एलओडीआर रेगुलेशंस आ चुकी है 2015 में, 17 से लेकर 27 तक की उसकी रेगुलेशंस है। फिर उसके बाद क्लॉज 49 अमेंड हुआ। ये तुम्हारे लिए सारे बेकार है, क्लॉज 49 का आईटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, जब सब कुछ ही खत्म हो गया तो इसके बारे में पढ़ के क्या करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना कि क्लॉज 49 का आईटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा। ये एक बार को मेरे को लगता है फिर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आज में भी। पता है क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या हुआ कि कंपनीज अच्छे तरीके से चले, तो क्लॉज 49 में ये बताया गया आईटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा कि इंडिया के अंदर आईटी के अंदर ईआरपी सिस्टम लेके आए। ईआरपी पता है तुम लोगों को, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आजकल में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी सब इसको फॉलो कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या होता है, जैसे तुम लोगों ने ज्यादातर सारी कंपनियां यूज करती है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। यूएसए के अंदर बहुत सारी कंपनीज में चल रहा है, इंडिया में पतंजलि भी इसको फॉलो कर रहा है इस कंसेप्ट को। क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा, मान लो एक एक्स शॉप है, एक वाई शॉप है। ये एक्स वाला होलसेलर है, वाई वाला रिटेलर है। एक्स वाई को माल देता है। अब इसको पता है कि जब जब इसका प्रोडक्ट बिकता जाएगा, जैसे जैसे कम होगा, मैं इसको और माल देता रहूंगा। लेकिन इसको बार बार इसको फोन करके पूछना पड़ता है, सर कितना माल चाहिए, कितना नहीं चाहिए, आपका कितना बच गया, कितना रह गया। लेकिन ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है क्या करता है, इनकी जितनी भी स्टोर्स हैं अगर उन सब में ईआरपी इंस्टॉल करवा दिया तो क्या होगा, जैसे आप रिलायंस फ्रेश में जाते हो, शेल्फ बनी होती है, शेल्फ पे प्रोडक्ट बने होते हैं, तो जैसे जैसे शेल्फ से प्रोडक्ट हिटते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, बिकते जाएंगे, शेल्फ से प्रोडक्ट हटते जाएंगे, ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर उस कंपनी को मैसेज भेज देगा कि आपकी कंपनी का ये वाला प्रोडक्ट हमारी स्टोर से खत्म हो गया है, ताकि वो कंपनी के रिकॉर्ड में ऑटोमेटिक चढ़ता जाएगा और कंपनी माल भिजवा देगी। आपसे ऑर्डर लेने आना ही नहीं पड़ेगा उनको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि आपकी कंपनी के आपकी शॉप पे कितना प्रोडक्ट खत्म हो चुका है उस कंपनी का। वो सॉफ्टवेयर में फीडिंग ऐसी है, और वो आपकी शेल्फ पे सॉफ्टवेयर की कोडिंग हुई पड़ी है, वो शेल्फ इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, उससे आपके पता लग जाता है, ऑटोमेटिक कंपनी को इन्फॉर्म हो जाता है कि हाँ इस कंपनी का प्रोडक्ट खत्म हो गया। ये तो एक चीज है, इससे कंपनीज बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, अच्छे से गवर्न हो रही हैं। उनके ईआरपी के बहुत सारे काम है, एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है। तो एक एग्जांपल दिया, तो ये सब इंडिया में बनाया गया, ईआरपी इंप्लीमेंट किया गया, उसमें इन्फोसिस ने हेल्प करा ईआरपी इंप्लीमेंट करने में, आईटी का बहुत बड़ा सेक्टर हेल्प करा गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ाई गई, इसकी वजह से ई गवर्नेंस आई इंडिया के अंदर। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली लिंक करना, इलेक्ट्रॉनिकली गवर्न करना, कंपनीज को अच्छे तरीके से चलाना, इसको ई गवर्नेंस, वो बड़ी क्लॉज 49 की वजह से, और ये सब हुआ। तो क्लॉज 49 आपके लिए होमवर्क है, आप फाइनल वाले बच्चे इतना तो पढ़ ही सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से पूछना नहीं चाहिए, 6 साल हो गए ऑमिट हुए, भगवान जाने सीएमए इंस्टीट्यूट कौन सी नॉलेज दे रहा तुम्हारे को,
फिर कहते हैं कि हमारे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तुम लोग जमाने जमाने अपने आप को अपडेट नहीं करते, प्रोफेशनल कोर्स हो। चलो क्लॉज 49 तक यहीं तक हो गया, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप हमने बहुत डिटेल में बात करी, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोरिंग नहीं लगी होगी, हमने प्रैक्टिकली बात करी इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स के साथ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑफ कोर्स इन इंडिया, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे स्टार्ट। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप लव एंड कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।